अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़बीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ। तो मैं शुरू कर रही हूँ द टॉक्सिक बीस्ट बाय अरीशा खान पार्ट 16। वो अब तक यूसुफ की मौत का गम मना रही थी। हाथ में भी डिवोर्स पेपर्स थे जो कुछ देर पहले ही कोर्ट की तरफ से उसे रिसीव हुए थे, जबकि पूरे बेड पर उसके बचपन की कुछ यादें, कुछ तस्वीरें, कुछ डायरीज पड़ी हुई थी। जब हारिस उसके पास आया, वो अपने कमरे में रो रही थी। हारिस बहुत घबराया हुआ था। आरू, चलो यहाँ से जल्दी। हारिस की बात पर वो नासमझी से उसे देखने लगी। कहाँ? अरिशा, टाइम नहीं है हमारे पास, जल्दी चलो, इससे पहले वो लोग यहाँ पहुँच जाए। हारिस, कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे? किसकी बात कर रहे हो तुम? सब गाड़ी में बताऊंगा, पहले यहाँ से बाहर चलो। हारिस अपनी बात समझाता हुआ बिना कुछ सुने उसे गाड़ी में बिठाकर गाड़ी भगाने लगा। जब ही पीछे से किसी की गाड़ी उनको फॉलो करने लगी। हारिस, एक किस तरह ड्राइव कर रहे हो तुम? हारिस हड़बड़ाते हुए गाड़ी चला रहा था और दूसरे हाथ से किसी को कॉल भी मिला रहा था। हेलो सर, बीस्ट ने सही कहा था, वो लोग हमें फॉलो कर रहे हैं। वक्त आ चुका है सर, प्लीज़ सिक्योरिटी फोर्सेस भेजिए, अरिशा की जान खतरे में है। हारिस की बात पर अरिशा नासमझी से उसे देखने लगी। आखिर उसकी जान क्यों खतरे में होगी? हारिस से तुम क्या? आह! अभी वो कुछ कहती जब किसी ने पीछे से फायरिंग शुरू कर दी। यकीनन वो लोग टायर पंक्चर करने की कोशिश कर रहे थे, मगर नाकाम रहे। अरिशा, प्लीज़ हिफाजत करो खुद की। हारिस ने चीखते हुए कहा, जिस पर अरिशा काफ़ी घबरा गई। तभी 2-3 गाड़ियां उनकी गाड़ी को घेरे में लेने लगी। लड़की को हमारे हवाले करो वरना यहीं से शूट कर दूंगा। बराबर वाली गाड़ी जो उनके बिल्कुल साथ चल रही थी, उसमें से एक शख्स हारिस से मुखातिब हुआ, लेकिन मुंह पर मास्क था। अरिशा, पीछे हटो, इनका निशाना चुकाना है। जब हारिस ने गाड़ी न रोकी तो दूसरे बंदे ने फायर किया, जिस पर वो दोनों ही नीचे को झुक गए। तो गोली उनके ऊपर से गुजरकर दूसरी तरफ चलती हुई मुखालिफों की गाड़ी पर जा लगी, जबकि शीशा उनका भी टूटा था। हारिस, ये सब क्या हो रहा है? कौन है ये लोग? अरीशा बहुत डर गई थी। काश शहराम यहाँ होता। अभी वो लोग एक निशाने से बचे थे जब 2-3 और गाड़ियां उनके गिर्द आ गई और सबने बंदूकें तान ली, जबकि एक गाड़ी बिल्कुल सामने आ रुकी, जिस पर हारिस को मजबूरन ब्रेक लगाना पड़ा। आह! अचानक वाली ब्रेक लगने से दोनों का सर डैशबोर्ड से जा लगा। हारिस के मामूली सा जख्म लगा, लेकिन अरीशा के सर से खून बहने लगा। आह, प्लीज़ संभालो खुद को। हारिस ने उसे सीट से लगाया। उसका खून मजीद बह रहा था, जबकि गाड़ी रुकते ही सामने खड़ा शख्स, जो अभी अभी गाड़ी से उतरा था, उनकी तरफ बढ़ने लगा। उसके मुंह पर भी मास्क था। हारिस को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो इस सिचुएशन में वो क्या करे। अभी वो शख्स मजीद आगे बढ़ता, जब भी कहीं से फायरिंग की आवाज़ें आने लगी। अरीशा ने अपने कानों पर हाथ रख लिए। हारिस समझ चुका था पुलिस आ चुकी है। सामने से आता शख्स जल्दी से गाड़ी की तरफ बढ़ा और अरीशा का हाथ पकड़कर उसे बाहर को निकालने लगा। हारिस ने लात मारकर उसे दूर करना चाहा, मगर वो तो बहुत ठोस था। बराबर से उसके बंदे ने फायर की, जिससे हारिस के हाथ में गोली लगी। हारिस! अरीशा की आंखों में आंसू आ गए थे, ये देख कर कि उसके दोस्त का बाजू खून में लथपथ हो चुका था। अभी वो मजीद कुछ कहती जब उस नकाबपोश ने अरीशा को ज़बरदस्ती अपनी तरफ खींचते हुए गाड़ी की तरफ ले गया। उसे फ्रंट सीट पर ढकेल कर वो ड्राइविंग सीट पर आ बैठा और गाड़ी हवा की रफ्तार में उड़ाकर ले गया। हारिस! अरीशा कहाँ है? बासिम पुलिस की गाड़ी से उतरकर उसकी जानिब बढ़ा। वो उसे ले गया उस तरफ। शिट! बासिम ने रोहेल को कॉल करके समझाई और खुद हारिस के बाजू से गोली निकालने लगा। अभी आधा रास्ता भी क्रॉस नहीं हुआ था जब 2 गाड़ियां उनकी गाड़ी के आसपास चलने लगीं, जबकि उस नकाबपोश के बंदों की तमाम गाड़ियों को बीस्ट की टीम उड़ा रही थी। रोहेल! अरीशा की नज़र जब बराबर वाली गाड़ी पर पड़ी तो वो दंग रह गई। नौफिल होरेन फुल स्पीड में ड्राइव कर रहे थे, जबकि रोहेल बंदूक ताने उनका निशाना बना रहा था। चुप करके गाड़ी में बैठी रहो। अभी वो मजीद उन्हें देखती जब उस नकाबपोश ने घुर्राते हुए कहा, जिस पर अरीशा उसकी तरफ देखने लगी। ये आवाज़ वो पहले भी सुन चुकी थी। कौन हो तुम? मैं जो भी हूँ, तुम अपनी फिक्र करो। वो लोग तुम्हें मारना चाहते हैं। अगर अपनी ज़िंदगी चाहती हो तो आवाज़ मत निकालना। अरीशा को यकीन हो चुका था ये आवाज़ वो काफ़ी बार सुन चुकी थी, मगर वो शख्स कौन था? गाड़ी रोक कमीने। अभी वो मजीद उसे देखती जब दूसरी तरफ से आवाज़ आने लगी, जिसमें बासिम, महर और नौफिल बैठे थे। ये नौफिल की आवाज़ थी। उसकी आवाज़ सुनकर उस नकाबपोश ने मजीद स्पीड बढ़ा दी। आह! एक ही फायर में सामने का शीशा टूटकर करची करची हो गया। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि जिसने फायर की थी वो कोई और नहीं बल्कि शहराम था। शहराम! अरीशा खाली नज़र से उसे देख रही थी जब अचानक एक झटका लगा और उनकी गाड़ी सबसे आगे निकल गई। पीछे से फायरिंग की आवाज़ें मुसलसल सुनाई दे रही थीं।
दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी बिल्डिंग थी जहां वो उसे लेकर आया था, मगर उसने अपना चेहरा अब तक उसे नहीं दिखाया था। अरीशा उसे आंखों से पहचानने की कोशिश कर रही थी, मगर तभी उसने मास्क उतारा। हारून। वो चौंक उठी। ये सब तुमने किया था? आरो, ये जरूरी था। वो लोग पहले शफकत अंकल को, फिर तुम्हें मारना चाहते थे। डैड को? हाँ, शहराम ने तुम्हारे डैड को मौत के घाट उतार दिया है और अब वो तुम्हें भी मारना चाहता है, मगर मैं उसे ऐसा नहीं करने दूंगा। उसे हारून की बातों पर यकीन नहीं आ रहा था। हारून की आंखें उसके कहे गए अल्फाजों का साथ नहीं दे रही थी। आसपास से फिर से फायरिंग की आवाज़ें आने लगी। यकीनन टीम बीस्ट पहुंच चुकी थी, मगर यहाँ हारून की पूरी फौज खड़ी थी जो उनसे मुकाबला करने को तैयार थी। उसने इस टूटी हुई खिड़की से झांक कर नीचे देखा, जहां हारिस, बहजाद और इंस्पेक्टर रिजवान मुसलसल फायरिंग कर रहे थे, जबकि दूसरी तरफ रोहेल, बासिम और नौफिल भी हारून की फौज पर मुसलसल गोलियां बरसा रहे थे। उसे अपनी आंखों पर यकीन न आया कि वो लड़कियां, जिन्हें शहराम बहन मानता था, हुरैन और महरमा लड़कों से मुकाबला कर रही थी। हारून, ये सब क्या हो रहा है? वो मुझे मारना क्यों चाहेंगे? अरीशा के सवाल पर हारून ने नजरों का रुख बदला। हारून, जवाब दो, चुप क्यों हो? अरीशा के सवालों पर उसके चेहरे पर मजीद पसीना आने लगा। वो घबराहट का शिकार था। अरीशा, प्लीज चुप हो जाओ, प्लीज खामोश रहो अगर जिंदा रहना है तो। इस बार वो चीखा, जिस पर अरीशा नासमझी से उसे देखने लगी। वो कहीं से भी पहले वाला हारून तो नहीं लग रहा था। तुम झूठे हो। अरीशा पीछे को हटने लगी, जिस पर हारून ने बंदूक तानकर उसे करीब किया, मगर तभी किसी ने लात मारकर दरवाज़ा खोला। वो कोई और नहीं बल्कि शहराम मलिक था। अरीशा को उसके करीब देखकर उसका खून खौलने लगा, आंखें लाल होने लगी, नसें उभरने लगी। अरीशा ने एक झटके से उसे खुद से दूर किया, मगर वो उसकी कनपट्टी पर पिस्तौल रखकर खड़ा हो गया। करीब मत आना, वरना वरना तुम्हारी बीवी को जान से मार दूंगा मैं, क्योंकि अगर ये मेरी नहीं तो किसी की भी नहीं। शहराम के बढ़ते कदम को देखते हुए उसके कदम दूसरे दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे। अरीशा की आंखें खुली रह गई। आखिर ये क्या समझती थी वो उससे, और क्या निकला था हारून? अगर मेरी ब्यूटी को एक खरोच भी आई ना, तो तेरे जिस्म की खाल में अपने इन हाथों से खींच कर उतारूंगा। शहराम का गुस्सा उसके चेहरे पर और उसके कहे गए अल्फाजों से झलक रहा था। अरीशा की आंखों में आंसू भरने लगे। मैंने कहा ना, पीछे पीछे। वो उसकी कनपट्टी पर पिस्तौल कसता हुआ उसे दूसरे दरवाजे से लेकर चला गया, जबकि शहराम उसके पीछे जाने लगा। वो उसे छत पर ले आया था। शहराम भी वहां पहुंच चुका था। मैंने कहा ना, पीछे रह, वरना इसे मार दूंगा मैं। पिस्तौल फेंक। बंदूक रखने की वजह से उसके सर पर जख्म, जहां से दोबारा खून निकलने लगा था। वो देखकर शहराम के अंदर का बीज जाग चुका था। बता अपनी ब्यूटी को कि किस तरह तू अपनी टीम के साथ मिलकर लोगों को मार कर उनके जिस्म के हिस्से बेचा करता है। बता इसे, तू कितना बड़ा सीरियल किलर है। हारून की बात पर अरीशा शहराम को देखने लगी, जो मुट्ठियां भीजे खड़ा हुआ था, जिसे तुम बहुत अच्छा समझदार, हर गुनाह से पाक इंसान समझती थी ना, मिस अरीशा खानजादी। वो बीस्ट है, एक किलर है, जो लोगों को मारकर उनके जिस्म के पार्ट सेल करके उनकी हड्डियों को जंगल के जंगली जानवरों की खुराक बना देता है। हारून की बात पर शहराम ने अरीशा को देखा, जो नफी में सर हिला रही थी। झूठे हो तुम, धोखेबाज हो, झूठ कह रहे हो तुम, घटिया इंसान। हा 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 हा। अच्छा, तो पूछो अपने शौहर से, क्या वो सीरियल किलर नहीं है? बताओ इसे कि तुम ही बीस्ट हो। अरीशा के मुंह से अपने लिए लफ्ज घटिया सुनकर उसने पिस्तौल मजीद गाड़ने की कोशिश की, जिससे उसके जख्म मजीद बढ़ गया था। ये सब वो शहराम को तकलीफ देने के लिए कर रहा था, क्योंकि उसे पता था शुरू से ही अरीशा शहराम की कमज़ोरी है। हाँ हूँ मैं बीस्ट, हाँ उतारा है मौत के घाट मैंने तुम जैसे कई घटिया लोगों को, और अब तुम्हारी बारी। शहराम जैसे ही उसकी तरफ बढ़ने लगा, वो पीछे होने लगा, जहाँ पीछे कोई दीवार नहीं थी, जबकि अरीशा सब कुछ भुलाकर शहराम के अल्फाजों पर सख्ती में आ चुकी थी। खबरदार जो आगे बढ़े, मैं तो गिरूंगा ही, लेकिन तुम्हारी ब्यूटी को भी साथ लेकर गिरूंगा, और फिर तुम हार जाओगे, टूट जाओगे उसके बिना। हा 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 हा। अभी वो हंसने में ही मगन था जब रोहेल ने उसके पैर पर फायर की, जिससे वो कर्रा उठा। उसकी गिरफ्त ढीली हो गई तो शहराम भागता हुआ उसके करीब आया और अरीशा को अपने पीछे कर गया, जबकि वो गिरने लगा था, लेकिन शहराम ने उसे गिरने से बचाया और बिल्डिंग से गिराने के बजाय उसे ज़मीन पर गिराया। मेरी ब्यूटी को हाथ लगाने का अंजाम। शहराम घुटनों के बल बैठा और ब्लेड निकालकर 2 वार करके उसके हाथ की सारी उंगलियों को अलग कर दिया, जिससे वो मजीद कर्राने लगा, जबकि अरीशा ज़मीन पर बैठी
ये मंजर खुफकी से देख रही थी। उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। मेरी ब्यूटी पर नज़र डालने का अंजाम। शहराम ने उसी ब्लेड को सीधा करके उसकी आंख फिर दूसरी आंख में किसी खंजर की तरह घोंप दिया, जिससे अरीशा की चीख निकल गई और हारून अब किसी मछली की तरह तड़प रहा था। अरीशा सिर्फ शहराम की मिल्कियत, शहराम मलिक की मिल्कियत है, और जो भी शहराम मलिक की मिल्कियत पर नज़र डालेगा उसका अंजाम मौत से भी बदतर होगा। बड़े आराम से उसने हारून की गर्दन पर ब्लेड फेरा, जिससे ये कोई आम सा काम हो। अरीशा के लिए अब ये सब देखना बहुत मुश्किल हो चुका था। जो भी शहराम मलिक की इज्जत पर हाथ डालेगा उसे शहराम मलिक बहुत गंदी मौत देगा, बहुत गंदी। वो जेब से एसिड की बोतल निकालकर उस मुर्दा बॉडी पर छिड़क चुका था, जो अब मजीद गल रही थी। अरीशा की आंखों के सामने अंधेरा छा चुका था। अब आगे नाज़रीन, आपको ताज़ा तरीन खबर से आगाह किया जाता है। कराची के सुनसान इलाके में ड्रग्स स्मगलिंग करने वाला गैंग गिरफ्तार हो चुका है, जबकि वहां का मालिक पुलिस मुकाबले में जा बहक हो चुका है। जी हाँ नाज़रीन, आपको ताज़ा तरीन खबर से आगाह किया जाता है। वो बेड पर बैठी हुई ये न्यूज़ देख रही थी, मतलब जिसे वो अपना बेस्ट फ्रेंड समझती थी, वो भी इन सब में शामिल था। उसके ज़ख्म में मज़ीद शिद्दत होने लगी। माही ने टीवी बंद कर दिया। अरीशा, मैंने बैंडेज कर दी, क्या तुम ठीक हो? मुझे शहराम के पास जाना है अभी। अरीशा, तुम्हें अब तक मुकम्मल हकीकत नहीं मालूम। मैं तुम्हें वाइस सुनाती हूँ। आज सुबह अदालत में जो कुछ हुआ वो रिकॉर्ड है। अब मैं बाकी की हकीकत उसके ही मुंह से सुनना चाहूँगी। अरीशा, तुम्हारे डैड की आज शाम तदफीन है, माही ने उदास लहजे में कहा, जिस पर अरीशा के कदम रुके। जिस शख्स ने बचपन से ही मुझसे झूठ बोला था, जिसने मेरे प्यार को मुझसे दूर किया था, जिसने न जाने कितने मासूम लोगों को मारा था, मैं उस शख्स की शक्ल तक नहीं देखना पसंद नहीं करूँगी। तुम उन्हें कहो कर दे तदफीन, जब दिल किया कब्र पर जाकर रो लूँगी। वो बिना कुछ सुने डिवोर्स पेपर्स हाथ में लिए घर से बाहर खड़ी गाड़ी में बैठी और नॉर्मल रफ्तार के साथ आगे बढ़ गई, जबकि माही ने उसे नहीं रोका। अरे मुबारक हो भाई, बहुत बहुत मुबारक हो, फाइनली हम जीत गए। बहजाद की बात पर सब हंसने लगे, जबकि हारिस हाथ में प्लस्टर लिए उन्हें ही घूर रहा था। हारिस, तुम कुछ बताओगे, तुम्हारा इन सब से क्या लिंक है? जैनिश के सवाल पर हारिस ने एक नज़र उसे देखा, फिर बहजाद को, जो दांत निकाले बैठे हुए थे। जासूस है ये हमारा। बहजाद की बात पर जैनिश उसे देखने लगी। सीक्रेट एजेंट, वही समझो। तुम ये काम कब से कर रहे हो और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? जैनिश ने जानबूझकर उसके प्लस्तर पर हाथ मारा, जिससे उसकी आह निकल गई। तुम जैसी जालिम कजिन प्लस मंगेतर को कौन अपने सीक्रेट बताएगा? हारिस ने मुंह बनाते हुए कहा, जिस पर जैनिश ने उसे घूरी से नवाजा। अरे भाई, तुम्हारा हारिस तो तुम्हारी बहुत तारीफें करता है, लाल मिर्ची, तेज गाम और पता नहीं कौन कौन से नामों से याद करता है ये तुम्हें। बहजाद की बात पर सबके कह कहे निकले, जबकि जैनिश का बस नहीं चल रहा था, वो उसका मुंह नोच ले। बस बस, अपना भी तो बताए। हारिस की बात पर बहजाद उसे इशारे से चुप कराने लगा, जिस पर जैनिश उन दोनों की ये हरकत देखने लगी। क्या मतलब, क्या बताना है? जैनिश, तुम्हें याद है हम जब बहुत छोटे थे तो हमें बताया गया था कि हमारे एक आदाद चाचू भी है, जो घर से भागकर फिल्म इंडस्ट्री के हीरो बनने चले गए थे। हाँ तो? हारिस की बात पर जैनिश शक की निगाहों से उसे देखने लगा, तो वो कोई और नहीं बल्कि ये सामने बैठे बहजाद चाचू ही है। व्हाट, इतना बड़ा सच? जी हाँ, फिल्म इंडस्ट्री में तो इन्हें किसी ने रखा नहीं था, लेकिन पुलिस वालों ने इनकी मूंछों की तारीफ करते हुए इन्हें नौकरी दे दी। मुझे तो खुद मैट्रिक के बाद पता चला था, जब मैंने यहाँ आना जाना शुरू किया था। हारिस की बात पर जैनिश शिकवा को नज़रों से उन्हें देख रही थी। बहजाद ने बढ़कर उसके सर पर हाथ रखा और दुआ दी, जिस पर वो उनके सीने से जा लगी। घर चले चाचू प्लीज़, सब देखकर बहुत खुश होंगे आपसे, सब मिलकर बहुत खुश होंगे आपसे। इंशाअल्लाह तुम दोनों की शादी में ज़रूर। सब लोगों ने उन्हें मुबारकबाद दी, क्योंकि अगले हफ्ते उनकी शादी फिक्स की गई थी। उसकी गाड़ी शहराम के महल नुमा घर के सामने रुकी। वो हाथ में पेपर्स लहराती हुई अंदर आई, जहाँ तमाम मुलाजमीन उन्हें देखकर सलाम कर रहे थे। वो बिना कुछ कहे सीधा शहराम के कमरे में चली गई, जो पूरा बिखरा पड़ा था। शहराम, कहाँ हो तुम? बाहर आओ, मुझे बात करनी है तुमसे। अरीशा ने 2-3 बार उसे आवाज़ लगाई, मगर वो तो बात में भी न था। लेकिन फिर उसकी नज़र वार्डरोब की तरफ गई। वो कदम बढ़ाती हुई वार्डरोब की तरफ आई, जहाँ से कुछ
जगहों से कपड़े गायब थे। इसका मतलब वो कहीं चला गया। अरीशा ने अपने मोबाइल उनके इन ऑन करके उसका नंबर डायल किया, लेकिन वो अब जा रहा था। कहाँ चले गए तुम शहराम? मुझे मेरे सवालों के जवाब चाहिए। अरीशा ने जैसे ही दराज पर हाथ मारा तो वो खुलती चली गई, जिसमें से कई पुरानी चीज़ें ज़मीन पर आ गिरी। ये सब क्या है? वो ज़मीन पर बैठी उन चीज़ों को देखने लगी, जिनमें से एक पैकेट में उसका दुपट्टा रखा हुआ था। ये तो मेरी मॉम का दुपट्टा था। उसे याद आया जब वो अपनी मॉम की गुजर जाने के बाद अक्सर उसकी चीज़ें लेकर घूमती थी। ये वही दुपट्टा था। जब वो यूसुफ के साथ खेल रही थी और यूसुफ के हाथ पर गहरी चोट लग गई थी, तब उसने ये दुपट्टा उसके हाथ पर बांधा था, जो वो उसे जो वो उससे वापस लेना भूल गई थी। मगर ये शहराम के पास? उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने ज़मीन पर पड़ा दूसरा लिफाफा खोला, जिसमें उसके बचपन की बहुत सी तस्वीरें रखी हुई थी, मगर दूसरी तरफ यूसुफ की भी तस्वीरें रखी हुई थी। आंखें तो जब खुली, जब उसकी नज़र सामने पड़े कागज़ पर गई, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि अरीशा का निकाह यूसुफ शहराम मलिक से बचपन में ही कर दिया गया था। इस बात की गवाही मैं देती हूँ। नीचे शाजिया के नाम के साइन हुए थे, यानी शहराम ही यूसुफ और हमारा निकाह बचपन में। इतनी बड़ी हकीकत उसे यकीन नहीं आ रहा था कि ये सब सच था या फिर उसका कोई ख्वाब। बेसाख्ता उसकी आंखों से आंसू जारी होने लगे। जिसके लिए मैं इतने सालों से तड़प रही थी, जो मुझे बचपन में छोड़कर गायब हो गया था, वो कोई और नहीं बल्कि शहराम था। वही शख्स जो जान देता था मुझ पर। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई तो उसने पीछे मुड़कर देखा, जहाँ से फातिमा बेगम अंदर आई। माँ जी, इस शहराम, बेटा जाओ, उसे रोक लो। वो हमेशा के लिए यहाँ से जा रहा है। अगर वो एक बार चला गया तो कभी वापस नहीं आएगा। फातिमा बेगम की बात सुनकर उसके पैरों तले ज़मीन निकल गई। वो सकते में उन्हें देखने लगी। बेटा जाओ जल्दी, उसे रोक लो, खुदारा उसे ना जाने दो। वो जिसके मुंह पर तलाक के कागजात मारने आई थी, वो तो खुद ही उससे दूर जा रहा था। वो उसे किस तरह रोकती? 7 बजे उसकी जर्मनी की फ़्लाइट है। सिर्फ 15 मिनट बचे हैं। उसे रोक लो। ड्राइवर नीचे तुम्हारा मुंतज़िर होगा। वो भागती हुई सीढ़ियों से नीचे उतरी और घर से बाहर आने लगी। जब ड्राइवर ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला, शहराम प्लीज़ कॉल रिसीव करो। उसका नंबर तो अब तक बन जा रहा था, लेकिन माही के कुछ मैसेजेस आए हुए थे, जिन्हें इग्नोर करके वो एयरपोर्ट पहुंचने का वेट करने लगी। क्या हुआ? गाड़ी क्यों रोक दी? बेगम साहिबा, आगे ट्रैफिक जाम है। वो लोग ट्रैफिक में फंस चुके थे। अरीशा की नज़र मोबाइल पर गई तो उसने सोचा इतनी देर में मैसेज पढ़ ले, मगर यहाँ तो कुछ वॉइस नोट्स थे। पहले उसने सबसे ऊपर वाला ऑन किया, जिसे सुनकर उसके पैरों तले ज़मीन निकल गई और साथ ही सारे वॉइस नोट सुन लिए। जब उसके हाथ से मोबाइल नीचे गिरकर ऑफ हो गया था, उसके बाद से लेकर अदालत के आखिरी फैसले तक और तमाम बातों तक के वॉइस नोट माही ने रिकॉर्डिंग कर लिए थे, ताकि कॉल भले बंद हो, लेकिन वो ये सब सुन ले और सच जान ले। डैड ने मुझे कहा था कि यूसुफ अपने डैड के कहने पर बाहर चला गया है और शायद कभी नहीं आएगा। डैड ने मुझसे झूठ कहा था। उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। इतना कुछ छुपा हुआ था, इतना सच था जो उससे छुपाए रखा गया था। कुछ देर तक वो यूं ही साकित बैठी रही, मगर जब ड्राइवर की आवाज़ कानों में पड़ी तो वो होश में आई। जी बेगम साहिबा, हम पहुंच चुके हैं। वो जल्दी से गाड़ी से उतरकर ऊपर की साइड भागी और तमाम फ़्लाइट्स की टाइमिंग चेक करने लगी। मगर ये क्या? जिस फ़्लाइट से वो जाने वाला था, वो फ़्लाइट तो 5 मिनट पहले ही जा चुकी थी। नहीं शहराम, नहीं, तुम नहीं जा सकते। उसका दिल चीख चीख कर रो रहा था। वो वहीं कुर्सी पर बैठी रो रही थी, लेकिन कोई था ही नहीं जो उसे चुप करवाता। उसका दिल फटा जा रहा था। वो जा चुका था। दोबारा से अपने इश्क में पागल करके वो जा चुका था। उसका चेहरा आंसू से तर हो चुका था, आंखें सुर्ख हो चुकी थी। वो आज एक बार फिर से खाली हाथ रह गई थी। जब वो एयरपोर्ट से वापस आई तो घर वीरान पड़ा था। रात के अंधेरे में ये घर और भी ज़्यादा खौफनाक साबित हो रहा था। उसके डैड तो अब अपने गुनाहों की सज़ा भुगत चुके थे। उसका बेस्ट फ्रेंड, जिसे उसकी आंखों के सामने मौत के घाट उतारा गया था, अब कोई भी नहीं था इस घर में। वो फ़कत थी। वो बोझल कदमों से चलती हुई अपने कमरे में आई। बेड पर बैठकर वो अपने गिर्द बिखरी हुई पुरानी यादों को समेटने लगी। डैड, क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा? वो ज़ारो कतार रो रही थी, मगर कोई उसे चुप कराने वाला न था। आपने एक बार भी ये नहीं सोचा, कैसे रहूँगी आपके बिना, क्या होगा मेरा? तमाम तस्वीरों को उठाने के बाद उसकी नज़र वीडियोज़ पर पड़ी,
जो आधे जले हुए थे। वो सवालिया नज़र से उन पेपर्स की तरफ पढ़ी। ये तो मैंने शहराम के रूम में। उसे याद आया जब वो शहराम के रूम में गई थी तब ये पेपर्स वो वहीं भूल गई थी। तो ये पेपर्स ये यहाँ कैसे आए थे? उन्हें किसने चलाया था? अभी वो यही सब सोच रही थी जब अचानक से पूरे घर की लाइट्स ऑफ हो गई। इस बार तो घर में कोई भी नहीं था। वो इतना डर रही थी कि आखिर अब क्या होने वाला था। वो कमरे से चलती हुई बाहर आई जहाँ पूरे लॉन में सिर्फ एक ही लाइट जल रही थी और सामने पड़े टेबल पर केक रखा हुआ था। साथ ही एक फ्रेम थी जिसमें अरीशा और शहराम की साथ ली हुई सेल्फी लगी हुई थी। धीमे कदमों के साथ वो उंगलियों की मदद से आंसू साफ करते हुए टेबल के पास आई। क्या था ये सब? अभी वो इन्हीं सोचों में थी तब किसी ने उसके कान में सरगोशी की, जाने यूसुफ। वो चौंकी मगर जब पलट कर देखा तो पीछे अंधेरे के सिवा और कुछ न था। ये सब कौन कर रहा था? वो सवालिया नज़रों से अपने एतराफ में देख रही थी जब एक बार फिर से पूरे लॉन में अंधेरा छा गया। ये वही नाम था जब यूसुफ आखिरी बार उससे मिलने आया था और उससे इस नाम से पुकार कर चला गया था। तब से अब तक ये नाम उसने अपनी डायरी में अपनी तस्वीर के आगे लिखा हुआ था। तड़पाए मुझे तेरी सभी बातें, एक बार तो ऐ दीवानी, झूठा ही सही प्यार तो कर। किसी की आवाज़ उस अंधेरे में गूंजने लगी। वो पागलों की तरह आसपास नजर दौड़ा रही थी मगर कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। मैं भूला नहीं हंसी मुलाकातें, बेचैन करके मुझको, मुझसे यूं ना फेर नज़र। एक बार फिर से बिना किसी म्यूज़िक के किसी की खूबसूरत दिलचस्प सी आवाज़ उसके कानों में गूंजी। सर्दी की रातों में हम सोए रहे हैं चादर में, हम दोनों तन्हा हो ना कोई भी रहे इस घर में। एक बार फिर एक लाइट ऑन हुई जहाँ कोई दूसरी तरफ रुक किए खड़ा था मगर जब वो पलटा तो अरीशा साकित खड़ी रह गई। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। चेहरा आंसू से एक बार फिर तर होने लगा था। वो कदम उठाया उसकी जानिब बढ़ने लगा मगर वो यूं ही खड़ी उसे देखने लगी। ये उसका ख्वाब था या हकीकत? चौंकी तो तब जब शहराम ने उसके चेहरे को छुआ और शहादत की उंगली से उसके आंसुओं को साफ करने लगा। ज़रा ज़रा महकता है बहकता है आज तो मेरा तन बदन, मैं प्यासा हूँ मुझे भर ले अपनी बाहों में। शहराम। ये इसका ख्वाब नहीं था, ये हकीकत थी। वो उसके पास था, उसके सामने खड़ा हुआ था, अपनी पुरकशिश ब्राउन आंखों में उसके लिए बेइंतहा मोहब्बत लिए वो उसे ही देख रहा था। वो बिना कुछ कहे उसके सीने से जा लगी जबकि शहराम ने उसके गिर्द बाहों का हिसार बनाया। ज़रा ज़रा महकता है बहकता है आज तो मेरा तन बदन, मैं प्यासा हूँ मुझे भर ले अपनी बाहों में। अरीशा ने नज़र उठाकर उसे देखा जिसके लबों पर पुरकशिश मुस्कुराहट थी। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी माई लाइफ। शहराम उसका हाथ थाम कर उसे टेबल की तरफ लेकर आया जहाँ उसके फेवरेट फ्लेवर का चॉकलेट केक रखा हुआ था। शहराम ने छुरी उसके हाथ में पकड़ाई और उसके साथ केक कट करने लगा। तभी सारी लाइट्स ऑन हो गई जब अरीशा की नज़र पूरे लॉन में पड़ी जो अंधेरे की वजह से नज़र नहीं आ रहा था मगर पूरा लॉन फूलों से सजाया गया था। उनके ऊपर गुलाब की पत्तियों की बरसात होने लगी। सब लोग तालियां बजाते हुए उनके सामने आए। वो सब छुपे हुए थे। अरीशा शहराम की तरफ देखने लगी जो अब तक उसी को देख रहा था। शहराम ने केक का एक पीस उठाकर उसकी तरफ बढ़ाया जिसे वो थोड़ा सा बाइट कर गई और वही केक वो खुद भी खाने लगा। बहुत बहुत मुबारक हो, सबने एक ज़बान होकर कहा और इन दोनों को बहुत से तोहफ़े पेश किए। अरीशा को कुछ कहने का मौका ही ना मिला क्योंकि सब लोग वहाँ मौजूद थे। वैसे मानना पड़ेगा भाई, हमारे शहराम को इतने सालों के बाद भी अपने निकाह का दिन याद रहा। बहजाद ने शहराम के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा जबकि इंस्पेक्टर रिजवान भी उसकी बात से मुत्तफिक हुए। वैसे अरीशा शॉक्ड हो गई कि ये सब क्या है। तो हम आपको बताते चले कि हमारे प्यारे से आशिक ने ये सब अचानक से करवाया है वरना हमें कहाँ पता था। हारिस की बात पर अरीशा उसे नासमझी में देखने लगी। शहराम उसका दोस्त कब से हो गया था? अरे हारिस, क्यों कंफ्यूज कर रहे हो इसे थोड़ी पता है कि टीम बीस्ट के एक मेंबर तुम भी थे। बासिम की बात पर अरीशा बहुत हैरान हुई। हारिस तो उसका दोस्त था ना, फिर वो शहराम का दोस्त कब बना? छोड़ो ये सब, हटो पीछे। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी आरू मेरी जान। जैनिश ने सबको परे करके खुद अपना तोहफा उसकी तरफ बढ़ाया तो शहराम ने उसे लेने का इशारा किया। भाई मुझे भी तो कोई देख ले। आरू भाभी, ये सारा सेटअप मेरे क्रेडिट में जाता है।
नौफिल जो कब से पीछे खड़ा इन सब की बकबक कर रहा था, इन सब की बकबक सुन रहा था, अब सामने आया। उसकी बात पर अरीशा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। ये मेरी तरफ से, हमेशा खुश रहो। हुरैन ने अपना गिफ्ट उनकी तरफ बढ़ाया। इसी तरह सब लोगों ने उन्हें तोहफे दिए और सामने लगी टेबल पर जा बैठे, जबकि वो अब तक शहराम के साथ वहीं पर खड़ी थी। क्या हुआ, मेरी ब्यूटी इतनी कंफ्यूज क्यों है? शहराम ने उसे कमर से थाम कर अपने करीब किया, जिस पर वो जल्दी से खुद को संभालने लगी। शहराम, तुमने मुझे डरा दिया था। तुम्हें नहीं पता मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करती हूँ। तुमने तो मुझे बोलने का मौका भी नहीं दिया और तुम। मैं सब जानता हूँ। अभी वो मजीद कुछ कहती जब शहराम ने उसके लबों पर उंगली रखी, जिससे वो उसे देखने लगी। फ्लाइट से पहले जब मैं यहाँ आया था तुमसे मिलने, उस वक्त तुम घर में नहीं थी, लेकिन तुम्हारी डायरीज में पढ़ चुका था। और जब अपने घर गया तो वहाँ से वीडियोस, पेपर्स मिले, यानी तुम सब कुछ जान चुके हो। बिल्कुल। शहराम की बात पर अरीशा ने नज़र झुकाई। उनके लिए ये लम्हा बहुत हसीन था। अरे भाई, हमें भूखा रखना है क्या? कुछ खाने पीने का इंतज़ाम नहीं किया? बहजाद की बात पर नौफिल की आंखों में चमक आई, क्योंकि उस बेचारे को कब से भूख लग रही थी। शहराम और अरीशा भी उन्हीं के साथ जा बैठे। तमाम मुलाजमों ने खाना टेबल पर सर्व किया। खाने से फारिग होकर जनिश ने हारिस को इशारा किया। हाँ तो दोस्तों, मैं आप सबसे एक बहुत अहम बात कहने वाला हूँ। अगले हफ्ते मेरा और जैनिश का निकाह है और आप सबको आना होगा। बहुत बहुत मुबारक हो। नौफिल ने हाथ बढ़ाकर हारिस को मुबारकबाद दी, जिसे हारिस ने मुस्कुराते हुए थाम लिया, जबकि अब नौफिल की नज़रें हुरैन पर थी। बासिम, हम भी बता दें, महरमा ने हल्की सी आवाज़ में कहा, जिस पर सब उनकी तरफ मुतवज्जा हुए। हाँ बिल्कुल, 2-3 दिन बाद हमारे निकाह की भी तकरीब रखी गई है। मैंने सोचा था सबको घर जाकर इनवाइट करूँगा, लेकिन जब सब साथ है तो सोचा आज ही बता दूँ। अरे भाई, बहुत बहुत मुबारक हो। तुम तो हमसे भी पहले शादीशुदा हो जाओगे। हारिस की बात पर सब हंसने लगे, जबकि बासिम ने महर को आंख मारी। सब ने शादीशुदा होकर मरना है, मगर एक मैं वाहिद हूँ जो कुंवारा ही मरेगा। नौफिल ने मुंह बनाते हुए कहा, जिस पर सबसे ज़्यादा बासिम हंसा था। हाँ हाँ हंसो, तुम भी हंसो। शदीद सिंगल का मजाक बनाओ। बासिम के हंसने पर नौफिल ने मुंह बनाया, जिस पर महर ने बासिम को आंखें दिखाकर चुप करवाया। कुछ देर यूं ही सब साथ बैठे हंसी मजाक करते रहे, फिर सब अपने घर चले गए, जबकि अरीशा और शहराम वहीं पर थे। अब हमें चलना चाहिए। अरीशा, जो कब से शहराम के सीने पर सर टिकाए बैठी थी, अब उसे सवालिया नज़र से देखने लगी। ऐसे क्या देख रही हो? घर नहीं चलना? घर? हाँ, अपने घर। अभी वो मजीद कुछ कहती जब मुलाजमा वहाँ आई। शहरी साहब, बीबी जी का सारा सामान गाड़ी में रखवा दिया है। शहराम ने उसका हाथ थामा और उसे अपने साथ ले जाने लगा, और वो उसके पीछे पीछे चल दी। हाँ तो भाई, फिर क्या सोचा तुमने? रुखसती कर दे माही की? इंस्पेक्टर रिजवान ने रोहिल से कहा, जिस पर रोहिल माही को देखने लगा। माही ने नजरें झुका ली। रुखसती छोड़े, माही वैसे भी मेरे ही साथ होती है। बस जब तक फातिमा आंटी यहाँ पर हैं, हम वलीमा रखना चाहते हैं। रोहिल ने माही से नजरें हटाते हुए कहा। इंस्पेक्टर रिजवान उसकी बात से मुत्तफिक थे। चलो ये भी ठीक है। फिर तुम लोग फ्लैट में ही रहोगे? नहीं, एक्चुअली मैंने एक छोटा सा घर लिया है, हम वहीं पर रहेंगे, अगर आपको कोई एतराज़ ना हो तो। आप कल ही माही को सादगी से मेरे साथ रुखसत कर दे, फिर हम वलीमे की तकरीब रख लेंगे। माही ने रुखसत वाली बात पर नज़र झुका ली, जबकि रिजवान ने अपनी बेटी के सर पर हाथ रखा, उसे दुआएं दी। तभी माही का फ़ोन रिंग होने लगा, जिस पर जैनिश की कॉल लगी हुई थी। बाबा, मैं रूम में जा रही हूँ। माही कॉल पिक करते हुए अपने रूम में चली गई, जबकि इंस्पेक्टर रिजवान रोहेल की तरफ मुतवज्जा हुए। सर, तो कब है अशफाक मलिक को फांसी? रोहेल, वो तो कह रहा है उसे अभी इसी वक्त भी फांसी पर लटका दिया जाए तो वो शौक से लटक जाएगा। इंस्पेक्टर रिजवान की बात पर रोहिल ने एक तरफा मुस्कुराहट उछाली। उसके पास इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं, लेकिन कोर्ट के फैसले के मुताबिक उसे 2 दिन बाद ही फांसी दी जाएगी। 2 दिन बाद? मगर उस दिन तो बासिम और महरमा का निकाह है ना? हाँ, मगर निकाह शाम में होगा और उसे फांसी सुबह दी जाएगी। इंस्पेक्टर रिजवान की बात पर रोहिल ने सुकून का सांस लिया। आखिरकार वो दिन आने ही वाला था जब वो सब लोग उनकी जिंदगियों से हमेशा के लिए चले जाने वाले थे। अच्छा, मुझे कुछ ज़रूरी काम है, रात भी बहुत हो गई है। तुम एक काम करो, आज यहीं पर रुक जाओ। नहीं सर, मैं बस माही से आखिरी बार मिलना चाहूँगा, फिर मुझे जाना होगा। रोहिल की बात पर इंस्पेक्टर रिजवान ने इस बात में सर हिलाया और चले गए, जबकि रोहिल का रुख अब माही के कमरे की तरफ था। हाँ तो फिर क्या सोचा तुम दोनों ने?
बाबा कल मुझे रुखसत कर रहे हैं, माही ने शर्माते हुए कहा, जिस पर जैनिश का कहा निकल गया। हाय अल्लाह, मतलब मेरे निकाह में तुम दोनों ही हबी वाइफ बनकर आओगे? वो तो हम अब भी है। माही फिर से शर्माई। रोहेल की आवाज़ पर माही पलटी। जहाँ रोहेल खड़ा हुआ उसे देख रहा था। जैनिश, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। माही ने जल्दी से फ़ोन टेबल पर रखा। रोहेल चलता हुआ उसके करीब आया। हाँ तो मेरी वाइफ जी, क्या आप रेडी हैं अपने घर जाने के लिए? रोहेल की बात पर माही ब्लश कर गई। वैसे मैंने सोचा था आपको सरप्राइज़ दूँ, लेकिन फिर सोचा कल जब दुल्हन के लिबास में आप अपने नए घर में कदम रखोगी तब की बात ही अलग होगी ना। रोहेल ने उसका चेहरा अपने हाथों के प्याले में भरा। हमेशा ऐसी मुस्कुराती रहो मेरी स्लीपिंग ब्यूटी। उसने झुककर माही की पेशानी पर अपने लब रखे। माही का दिल बेकाबू होने लगा था। वो लोग इस वक्त गाड़ी में थे, मगर यहाँ का मौसम काफ़ी खुशगवार था। हर तरफ बादल छाए हुए थे, ठंडी हवाएं चल रही थी। ये कोई हसीन शाम ही मालूम हो रही थी। वो गाड़ी के बाहर हाथ निकालकर बारिश की हल्की सी बूंदों से लुत्फानंदोज हो रही थी। शहराम की नज़र उस पर ही थी। वो आंखें बंद किए अपने चेहरे पर ठंडी बूंदें पड़ती महसूस कर रही थी, जो उसकी रूह को सुकून बख्श रही थी। घर अब ज़्यादा दूर नहीं था। शहराम ने गाड़ी की स्पीड बिल्कुल स्लो कर दी थी। हमेशा की तरह आज भी तुम्हें बारिश बहुत पसंद है। शहराम की बात पर उसने आंखें खोलकर एक नज़र उसे देखा। शहराम ने घर से थोड़ी सी दूर गाड़ी रोकी, जिस पर अरीशा सवालिया नज़र से उसे देखने लगी। शहराम का मोबाइल वाइब्रेट होने लगा था जब ही उसने गाड़ी रोकी थी। वो कॉल पर इंस्पेक्टर रिजवान से बात करने में मसरूफ़ था जब बारिश काफ़ी तेज़ होने लगी। अरीशा ने ना आओ देखा न ताओ और गाड़ी से बाहर निकलकर बारिश में भीगने लगी। क्या, मगर क्यों, ये तो पता नहीं, लेकिन उसने यही कहा है। उसकी आखिरी ख्वाहिश है कि वो अपने बेटे से एक बार मिल ले। शहराम, तुम्हें 2 दिन बाद वहाँ जाना होगा। मरने वाले की आखिरी ख्वाहिश पूरी करना ज़रूरी है। इंस्पेक्टर रिजवान की बात पर शहराम ने 2 उंगलियों से पेशानी रगड़ी। ठीक है, मैं आ जाऊँगा। शहराम ने कॉल डिस्कनेक्ट करके फ़ोन जेब में रखा जब उसकी नज़र मुखालिफ सीट पर गई। फिर शीशे से बाहर, जहां वो पूरी भीग चुकी थी। शहराम ने मोबाइल और वॉलेट गाड़ी में रखा और ख़ुद भी गाड़ी से बाहर निकला। वो चलता हुआ उसके करीब आया, जो दूसरी तरफ रुख किए बूंदों से लुत्फानंदोज हो रही थी। शहराम ने उसका रुख अपनी तरफ किया। उसके अचानक वाले अमल पर वो उसके सीने से आ लगी। वो उसकी पुरकशिश ब्राउन आंखों में देखने लगी, जहाँ हमेशा से उसके लिए बेइंतहा चाहत बसी हुई थी। शहराम ने अपनी उंगलियों से उसके चेहरे पर आते बालों को हटाया। शहराम, यूं बरस बरस काली घटा बरसे, हम यार भीग जाए इस चाहत की बारिश में। वो आज बहुत ज़्यादा खुश और मुतमईन थी। उसका दिल चाह रहा था वो चीख चीख कर सबको बताए वो कितनी खुश नसीब है। उसके धीमे लहजे पर शहराम ने उसके लबों पर उंगली फेरी, जबकि अब वो दोनों ही मुकम्मल भीग चुके थे। तेरी खुली खुली लटों को सुलझाऊं मैं अपनी उंगलियों से, मैं तो हूँ इस ख्वाहिश में। आई लव यू सो मच। अरीशा ने आज दिल की पूरी गहराइयों से उसे मोहब्बत का इजहार किया था, वो भी पहली बार, जिस पर शहराम का दिल धड़का था। अरीशा ने उसके धड़कते दिल पर अपना हाथ रखा था। सर्दी की रातों में हम सोए रहे एक चादर में, हम दोनों तन्हा हो, ना कोई भी रहे इस घर में। आई लव यू टू। शहराम ने उसे कमर से पकड़कर खुद के बेइंतहा करीब किया। तुम्हें क्या लगा था मैं तुम्हें छोड़ जाऊंगा? शहराम की बात पर अरीशा ने नजरें झुकाई। वो आज बहुत अलग अलग सी लग रही थी। जान निकल गई थी मेरी तुम्हारे जाने का सुनकर। अरीशा की बात पर शहराम ने एक तरफा मुस्कुराहट पास की, जिसे अरीशा दिल में उतारने लगी। जान छोड़ तो नहीं सकता, लेकिन ले ज़रूर सकता हूँ। ज़रा ज़रा महकता है बहकता है आज तो मेरा तन बदन, मैं प्यासा हूँ मुझे भर ले तू अपनी बाहों में। शहराम के लब उसके लबों से टकराए। शहराम ने उसे गोद में उठाया और चलने लगा। घर सिर्फ चंद मिनट के फासले पर था। जैसे ही वो गेट से अंदर हुए, गार्ड दौड़ता हुआ उनकी तरफ आया और उन्हें साथ देकर मुस्कुराने लगा। शहराम ने गाड़ी की चाबी उछाल कर उसकी तरफ फेंकी और खुद अंदर को बढ़ गया। शहराम सब देख रहे हैं। जब वो अंदर इंटर हुए तब मुलाजमीन उन्हें ही देख रहे थे। अरीशा को बहुत अजीब सा महसूस हो रहा था, मगर साथ जो शख्स था उसे तो जैसे किसी से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था।
देखने दो, क्या फ़र्क पड़ता है, वो बेफिक्री से कहता हुआ आगे बढ़ गया, जबकि अरीशा का चेहरा शर्म से सुर्ख हो चुका था। सारे मुलाजमीन उन्हें कमरे की तरफ जाता देखकर खुद सर्वेंट क्वार्टर में चले गए थे। वो कमरे में आ चुके थे। शहराम ने उसे बहुत आहिस्तगी से बेड पर लिटाया और खुद भी उसके साथ ही लेट गया। शहराम, मुझे सर्दी लग रही है। शहराम के गीले बालों को अपने चेहरे पर महसूस करते हुए वो पीछे होने लगी, मगर तभी शहराम ने उसे पकड़कर अपने करीब किया और खुद उसके ऊपर आया। तो लगने दो। वो उसकी गर्दन पर झुका और अपना शिद्दत भरा लम्स छोड़ने लगा। उसकी गिरफ्त शहराम की गीली शर्ट पर मजबूत होने लगी। बहुत धीरे से उसने उसकी गर्दन को आज़ाद किया। दोनों की नज़रें मिली थी। शहराम ने उसके लबों पर उंगली फेरते हुए एक मध्यम सी फूंक मारी। कितना प्यार करती हो इस खड़ूस करेले से। शहराम की बात पर अरीशा मुस्कुराने लगी। बहुत ज़्यादा। अरीशा ने उसके बिखरे हुए बालों को एक हाथ से संवारते हुए कहा, अच्छा, और अगर मैं प्रूफ मांगूँ तो दोगी? बिल्कुल। शहराम ने अपनी नाक उसकी नाक पर टच की। फिर करो अपने प्यार का प्रूफ। कैसे? शहराम की बात पर अरीशा सवालिया नज़रों से देखने लगी। 1 मिनट। शहराम उसके लबों पर अपने लबों को टच करता हुआ पीछे हुआ और वार्डरोब की तरफ बढ़ा। जबकि अरीशा उससे अब गौर से देखने लगी, तभी वो हाथ में एक पैकेट लिए चलता हुआ उसके करीब आया और उठकर बेड ग्राउंड से लगी। ये क्या है? खुद ही देख लो। अरीशा ने जैसे ही वो पैकेट खोला, अंदर एक खूबसूरत सा नाइट ड्रेस था, मगर उसे कहाँ पसंद थे ऐसे नाइट ड्रेसेस। ये प्यार करती हो ना मुझसे? प्रूफ दो, इसे पहनकर मेरे सामने आओ। शहराम ने निचला होठ दांतों में दबाते हुए कहा, जिस पर अरीशा उसे मासूमी से देखने लगी। शहराम, किसी और तरह का प्रूफ ले लेना, ये मैं नहीं पहन सकती। नहीं पहन सकती का क्या मतलब? मैंने कह दिया तो कह दिया, तुम शौहर का हुक्म मानना है। और मैं शौहर हूँ तुम्हारा, कोई गैर इंसान नहीं, समझी? जाओ, शाबाश। आखिरी लफ्ज़ों में वो उसका गाल थपथपाने लगा। प्लीज़ शहराम, मैं ये नहीं पहनूंगी, ये बहुत छोटा है, और देखे ना फिर सर्दी कितनी हो रही है, और फिर मुझे शर्म आएगी ये सब पहनकर। वो बेचारगी वाला मुंह बनाते हुए कहने लगी, जबकि शहराम समझ चुका था उसके बहाने। चलो एक काम करते हैं, तुम इसे पहनो। जब तुम आओगी तो रूम की लाइट्स ऑफ होगी। ऐसे ना तुम खुद को देख पाओगी, ना तुम्हें शर्म आएगी। बस। शहराम की बात पर वो सोचों में गुम हो गई। हे बेबी, कुछ कहा है तुम्हारे हबी ने? उफ नहीं, मैं फिर भी नहीं पहन सकती, क्योंकि मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। अभी तो आप ही कह रहे हो और बाद में आपका इरादा बदल जाएगा। शहराम के चेहरे के तासुरात बदलने लगे। यानी तुम नहीं पहनोगी? शहराम ने आईब्रो का जाविया बनाया। नहीं, इसके अलावा जो कहेंगे वो कर लूँगी। उसके कहने की देर थी जब शहराम ने उसे एक झटके से बाहों में भरा और दूसरे हाथ से पैकेट उठाकर बात की तरफ जाने लगा। अरीशा उसे देखती रह गई। आखिर वो क्या करने वाला था? शहराम, कहाँ लेकर जा रहे हैं? मैंने कहा ना, मैं नहीं पहनूंगी, तुम पहनोगी। और अब जिद पर आ चुका था, और ये बात भी वो बहुत अच्छी तरह से जानती थी। अगर वो खड़ूस इंसान एक बार जिद पर आ जाए तो फिर चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, होता वही है जो वो ठान चुका होता है। शहराम ने उसे गोद से नीचे उतारा और उसके हाथ में पैकेट थमाया। जाओ, अब 5 मिनट के अंदर अंदर चेंज करो। नहीं ना, प्लीज़ शहराम। अरीशा का मुंह अब रोने वाला हो गया था। जाओ? नहीं तो यानी तुम अभी नहीं जाओगी? शहराम के सवाल पर उसने जल्दी से नफ़ी में सर हिलाया। ठीक है, फिर मैं खुद ही चेंज करा देता हूँ। फिर होना क्या था? वो शहराम के इरादे भाप कर जल्दी से बेड की तरफ भागने लगी, जब शहराम ने उसे पकड़कर अपनी गोद में उठाया और नाइटी समेत खुद भी उसी के साथ साथ बात चला गया। नहीं शहराम, सुने तो प्लीज़। चुप। उफ, मेरी बात तो सुने ना। एकदम चुप। फिर क्या होना था? पूरे कमरे में उसकी आवाज़ें गूंज रही थी। यकीनन वो अपनी जिद पूरी करने में कामयाब हो चुका था। और कितना वक्त रह गया? ओए ओ सर जी, बस आधा घंटा। बहजाद ने सुकून का सांस लिया। वो कब से थाने आया था? उसे देख देख कर बहजाद बहुत बेजार हो गया था। अब उसकी ज़िंदगी का सिर्फ आधा घंटा बचा था। क्यों बहजाद साहब परेशान हो गए मुझे देख देख कर? डॉन, जो सामने वाली जेल की सलाखों के पीछे खड़ा था, एक अलग ही अंदाज में कहने लगा, और नहीं तो क्या, लेकिन अब बस आधा घंटा बाकी है। इस जेल में जितना एंजॉय करना है कर ले। बहजाद, जो पकोड़ों समोसों से इंसाफ कर रहा था, मुंह बनाते हुए कहने लगा, जिस पर डॉन का कहा गुंजा। मैं लिख कर दे दूँ? मेरे बिना बोर हो जाओगी तुम? डॉन की बात पर बहजाद के मुंह से पकोड़ा गिरा। अबे, मेरे दिल की बात छीन ली यार। वाकई शुरू शुरू में तो बहुत बोरियत होगी, लेकिन आगे चलकर आदत हो जाएगी। डॉन रोजाना किसी न किसी बात पर धमकियां दिया करता था, बड़ी बड़ी बातें किया करता था, और तो और कभी कभी उसके अल्फाज बहजाद को किसी फिल्मी डायलॉग से कम नहीं लगते थे, और कभी कभी वो उसकी बकवास से बहुत बेजार भी हो जाया करता था। चलो, किसी को तो डॉन की कमी महसूस होगी। डॉन ने एक तरफा मुस्कुराहट उछाली, जिसमें वो बिल्कुल अपने बेटे जैसा लग रहा था। सर जी,
मुलाकात आई है। मुलाकात? ओए किसकी ओए? सर जी, अशफाक मलिक की। डॉन के चेहरे पर एक मखसूस मुस्कुराहट आई। अरे अरे, देखो तो ज़रा, अपना डॉन मुस्कुराता भी है। बहजाद की बात पर वहाँ खड़े सब वर्दी वाले हंसने लगे। सर जी, डॉन तो रोज़ ही हंसता है, एक मोटे से आदमी ने कहा। ना ओए साले, मैंने हंसने की नहीं मुस्कुराने की बात की है। अब आखिरी ख्वाहिश पूरी होने लगी है तो क्यों ना मुस्कुराएगा। बहजाद की बात मुकम्मल होते ही डॉन की नज़र सामने से आते शख्स पर गई। वो ब्लैक थ्री पीस सूट पहने किसी शहजादे से कम नहीं लग रहा था, जबकि अपनी पुरकशी ब्राउन आंखों पर ब्लैक चश्मा लगाया हुआ था, हाथ में बेशकीमती घड़ी जो उसकी शख्सियत को और भी ज़्यादा रौबदार बना रही थी। वो मगरूराना चाल चलता हुआ सादा सा उसके सामने आ खड़ा हुआ, जबकि अशफाक अपने बेटे को यूं इस अंदाज में देखकर काफ़ी हैरान मगर खुश हो रहा था। मुझे अकेले में बात करनी है। शहराम के कहने की देर थी। बहजाद सबको इशारा करते हुए अपने साथ दूसरी तरफ ले गया, जबकि अशफाक उसी को देख रहा था। मुझे पता था तुम ज़रूर आओगे अपने बाप से मिलने। वक्त नहीं है मेरे पास, काम की बात करें। अशफाक के मोहब्बत भरे लहजे का जवाब उसने बेजारी से दिया, जबकि चेहरे के तासुरात बिल्कुल सख्त थे। गुस्सा तो बिल्कुल मलिको जैसा है, लेकिन ये बात भूल गए कि सामने बाप है तुम्हारा, जिसे तुम पहचानने से इनकार कर रहे हो। अशफाक की बात पर शहराम ने चश्मा उतारा और उसकी तरफ देखने लगा। अशफाक के चेहरे पर उसकी मोहब्बत झलक रही थी, मगर शहराम के चेहरे पर सिवाय सख्त तासुरात के और कुछ न था। ऑफकोर्स ऑफकोर्स, मलिक हूँ तो मलिक को जैसा ही लगूंगा। एक मैं क्यों आपको बाप मानने से इनकार करूंगा। बेशक ये गुस्सा, ये अकड़ मुझे आपसे ही तो मिली है, विरासत में। आखिरी वाले लफ्ज़ों पर शहराम ने एक तरफा मुस्कुराहट उछाली, जिस पर अशफाक भी नीचे गर्दन किए मुस्कुराने लगा। ये भी सही कहा है, क्यों बुलाया है मुझे यहाँ? शहराम की बात पर अशफाक ने ज़ब्त से आंखें बंद की। तुमसे मिलना चाहता हूँ। मिल लिया? ऐसे नहीं, या तो तुम जेल के अंदर आओ या फिर मैं बाहर। अशफाक की बात पर शहराम ने फिर से एक तरफा मुस्कुराहट उछाली। मलिक साहब, आप जेल से बाहर आए ऐसे आपके करतूत नहीं, लेकिन हाँ, मैं जेल के अंदर सिर्फ एक ही सूरत में आ सकता हूँ। अंदर आने के लिए मुझे आपका मर्डर करना पड़ेगा। शहराम के कहने की देर थी जब अशफाक हंसने लगा। मेरा मर्डर करने के लिए भी तुम्हें इन सलाखों को पार करना होगा, माय सन। पॉइंट। शहराम ने इशारे से एक आदमी को बुलाया। उसने जेल का ताला खोलने का कहा, जिस पर वो बिना कुछ कहे ताला खोलने लगा। शहराम अपने मजबूत कदमों को आगे बढ़ाता हुआ जेल के अंदर गया और अशफाक के बिल्कुल सामने खड़ा हुआ, जिस पर अशफाक आंखें छोटी करके मुस्कुराने लगा। बाप को मारोगे? सोचा तो यही था कि अपने इन हाथों से अपनी माँ के कातिल की जान लूंगा, मगर मैं अपनी ब्यूटी से किया गया वादा कभी नहीं तोड़ सकता। शहराम ने आंखों में आंखें डालकर ये अल्फाज अदा किए थे, जिस पर अशफाक ने एक नज़र उसे नीचे से ऊपर तक देखा और फिर उसके कंधों पर हाथ रखने लगा। हो तो बिल्कुल वही जिसे मैंने बचपन में देखा था। वही आंखें, वही चेहरा, वही गुस्सा, वही भ्रम और वही इंतकाम की आग। अगर कुछ बदला है तो वो है तुम्हारी शख्सियत, जिनमें अब चार चांद लग गए हैं। शहराम ने नज़रों का रुख बदला। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी, अशफाक मलिक को कोई शिकस्त नहीं दे सकता, चाहे वो किसी भी ज़ात का हो। लेकिन अगर कोई शिकस्त दे सकता है तो वो है अशफाक मलिक का इकलौता वारिस यूसुफ शहराम मलिक। अशफाक एक मगरूराना अंदाज में कहने लगा, जिस पर शहराम ने ऐब्रो का जाविया बनाया। फ़क्र हो रहा है मुझे तुम पर कि तुम मेरे बेटे हो। एक मजबूत, बहादुर, निडर और एक ताकतवर इंसान हो तुम। अशफाक के लहजे से उसे मालूम हो गया था कि वो कितना फ़ख्र महसूस कर रहा है। मगर मुझे शर्मिंदगी होती है आप पर कि आप मेरे बाप हैं। एक मजबूत मगर बुज़दिल, डरपोक, जालिम, दरिंदे नुमा इंसान है आप। शहराम का लहजा तंज़िया था। उसके अल्फाजों से आज पहली बार अशफाक को शर्मिंदगी महसूस हुई थी, मगर वो जल्द संभल गया। खैर, जालिम तो तुम भी हो, फिर मैं क्या समझूं कि तुम अपने बाप पर गए हो? अशफाक की बात पर शहराम एक तरफा मुस्कुराने लगा। खैर, विरासत में जो मिला है वो सब तो झलकेगा ही मलिक साहब। शहराम की बात पर अशफाक ने इस बात में सर हिलाया। तुम जानते हो, जब तुम पैदा हुए थे मैंने तुम्हें पहली बार अपनी गोद में उठाया था, तभी मैंने तुम्हारा नाम रखा था। हाँ, जब तुम पैदा हुए थे तब तुम्हारी दादी का कहना था तुम बिल्कुल मुझ पर गए थे, और वाकई अब ये बात सच होती दिखाई दे रही है। पैदा होने के बाद से तुम्हारे अंदर मैंने वो सब देखा था जो शायद ही किसी में होता हो। तभी मैं समझ चुका था तुम बहुत आगे जाओगे, लेकिन इतना ज़्यादा आगे चले जाओगे कि अपने बाप के मुकाबले में ना सिर्फ खड़े होगे बल्कि उससे हरा भी दोगे। ये
मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। अशफाक ने कुछ सोचते हुए कहा, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? काम की बात करें। चलो ठीक है, काम की बात करते हैं। अशफाक ने ठंडी सांस लेते हुए, जिस पर शहराम ने इस बात में सर हिलाया। शहराम, मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में से दूर रहकर पूरी ज़िंदगी तुमसे दूर रहकर गुजारी है, लेकिन अब जब मौत मेरी मुंतज़िर है तो तुम्हें मुझ पर कुछ छोटे से एहसान करने होंगे। अशफाक ने संजीदगी से कहा। शहराम उसे गौर से देखने लगा। एक एहसान तो ये कर दो कि मुझे माफ़ कर दो। शहराम ने एक तरफा मुस्कुराहट उछाली। और दूसरा ये कि मैं तुम सब की ज़िंदगियों से हमेशा हमेशा के लिए जा रहा हूँ। मैं नहीं चाहता अल्लाह तुम्हें पहले बेटे से नवाजेगा या फिर बेटी से। मैं नहीं जानता अल्लाह तुम्हें पहले बेटे से नवाजेगा या फिर बेटी से, लेकिन मैं चाहता हूँ मेरे मरने के बाद मेरी सारी जायदाद तुम्हारी पहली औलाद के नाम पर हो। अशफाक की बात पर शहराम ऐब्रो का जाविया बनाते हुए उसे देखने लगा। आखिर वो कहना क्या चाह रहा था? आपको लगता है मेरी औलाद आपकी हराम की कमाई पर पलेगी? अभी इतना बुरा वक्त नहीं आया मेरा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अपनी औलाद को आपसे बेहतर पाल सकता हूँ। शहराम ने कंधे पर से उसका हाथ झटका और पलटने लगा, लेकिन फिर अशफाक ने उसे रोका। हराम की कमाई पर ना सही, लेकिन हलाल की कमाई पर तो पल सकती है ना। अशफाक ने इल्तिजाई नज़र से उसे देखा, जिस पर शहराम सवालिया नज़र से घूरने लगा। शहराम, मैंने अब तक जितना भी हराम कमाया है वो पुलिस अपने कब्ज़े में कर चुकी है। हाँ, लेकिन मेरी वो कमाई जो मुझे अपने बिजनेस से हासिल हुई है, मेरे तमाम शेयर्स और जायदाद के तमाम हिस्से, वो अब तक पाक है। मैं ये बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम मरकर भी मुझे माफ़ नहीं करोगे और मैं उसके लायक हूँ भी नहीं, लेकिन मेरी आखिरी ख्वाहिश समझकर ये बात मान लो। अपनी तमाम हलाल जायदाद मैं अपने इकलौते वारिस की औलाद के नाम करना चाहता हूँ, और बस, कुछ भी नहीं चाहिए मुझे। अशफाक ने आखिरी अल्फाजों पर नज़रें झुका ली। मुझे या मेरी औलाद को इन सब की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं। बेहतर होगा आप अपनी ये जायदाद किसी यतीम खाने में भिजवा दे, ताकि किसी यतीम का भला हो जाए। भिजवा चुका हूँ। मैं एक हिस्सा मुल्क के तमाम यतीम खाने में भिजवा चुका हूँ। बस अब जो कुछ बचा है वो मैं अपने वारिस को ही दूंगा। कुछ देर इंतज़ार करो, वकील आता ही होगा। शहराम उसकी बात सुनकर उसे घूरने लगा। बस कर दे, मेरा सब्र ना आजमाए, कहीं ऐसा ना हो फांसी से पहले ही मैं आपकी जान ले लूँ। रखें अपनी ये जायदाद अपने पास रखें। मुझे या मेरी औलाद को इसकी कोई ज़रूरत नहीं, और दोबारा मुझे यहाँ बुलाकर मेरा कीमती वक्त ज़ाय करने से गुरेज कीजिएगा। शहराम का बस नहीं चल रहा था सामने खड़े शख्स की जान ले मगर वो जब्त करता हुआ पलटा तभी अशफाक ने एकदम से उसका रुख अपनी तरफ किया और उसे गले लगा लिया। उसकी अचानक वाली हरकत पर शहराम साकित रह गया। शहराम ने उसे दूर करना चाहा, मगर नाकाम रहा। आखिर तो वो उसका बाप था ना, कैसे उससे दूर होता। मुझे पता है तुम मुझे माफ़ नहीं करोगे, लेकिन मुझे इस तरह मायूस ना करो। मैं जानता हूँ मैं बहुत बड़ा मुजरिम हूँ, लेकिन हूँ तो तुम्हारा ही बाप। मत करो मुझे मायूस, कुछ रहम करो अपने बाप पर। जा रहा है वो तुमसे दूर, सिर्फ कुछ ही देर में। शहराम को लगा उसके कंधे पर कुछ गीला महसूस हो रहा था। शहराम समझ चुका था ये उसके बाप के आंसू थे। बस एक बार इजहार कर दो कि कभी तुमने मुझे अपना बाप माना था, बस एक बार, ताकि मैं सुकून से मौत को गले लगा लूँ। तुम्हारी औलाद पर मेरा भी तो कुछ हक होगा ना। भर लो, हामी कर लो जायदाद अपने नाम। शहराम ने अपने हाथों से मजबूती से उसे दूर ढकेला, जिस पर अशफाक ने अपने आंसू छुपाए। मगर मैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आप सुकून से मरें। मैं चाहता हूँ रूह निकलने से मैदान हश्र तक आप तड़पे। तब आपको उन मासूम लोगों का दर्द महसूस होगा जिन्हें आपने बेदर्दी से मार दिया था। यही सज़ा है आपकी। और ख़बरदार, जो अब अपनी ज़बान से मेरी औलाद का जिक्र भी किया तो याद रखिएगा, मैं ये भूल जाऊँगा कि आपका खून दौड़ रहा है मुझ में। शहराम की आंखें लाल पड़ गई थी। वो उन्हें उंगली से वॉर्न करता हुआ बड़े बड़े डग भरकर जेल से बाहर चला गया। शहराम, तुम चाहकर भी अपनी औलाद पर से मेरा हक नहीं छीन सकते। शहराम बिना पीछे देखे आगे चलता रहा, मगर इस वक्त पूरे थाने में अशफाक की आवाज़ गूंज रही थी। शहराम, वो मेरा भी वारिस होगा, वो मेरा खून होगा। शहराम ने एक बार भी पलट कर देखने की गलती ना की थी। शहराम, वो मेरी तमाम जायदाद का हकदार होगा। मेरा सब कुछ अब से उसका होगा। शहराम ने अपनी पुरकशिश ब्राउन आंखों पर काला चश्मा लगाया और उसके तमाम अल्फाजों को इग्नोर करता हुआ वो थाने से बाहर आ गया और अपनी गाड़ी स्टार्ट करके घर की तरफ रवाना हो गया। 1 महीने बाद। हाय अल्लाह जी, देखो तो ज़रा, हमारा बीस्ट और उसकी ब्यूटी आ रहे हैं। आज उनके वलीमे की तकरीब थी, जो अरीशा के बहुत इसार पर शहराम ने एक बड़ी दावत रखी थी। वो सब लोग अलग टेबल पर मौजूद थे।
जब हॉल की सारी लाइट्स ऑफ हो गई और मखसूस लाइट्स में उन दोनों की एंट्री होने लगी। माशाल्लाह, दोनों कितने प्यारे लग रहे हैं साथ में। बेसाख्ता माही के मुंह से निकला, जिस पर रोहेल मुस्कुराने लगा। माही और रोहेल एक टेबल पर मौजूद थे। माही ने रोहेल के बहुत इसरार पर ब्लू रंग की साड़ी पहनी थी, जबकि रोहेल ने ब्लू रंग का 3 पीस पहना हुआ था। वो दोनों साथ बहुत अच्छे लग रहे थे। यार, हमारा बीच तो वाकई में हीरो लग रहा है, इस बार बासिम ने कहा था, जबकि महरमा उनकी वीडियोस बनाने में मसरूफ थी। इन दोनों की शादी को भी आज 3 हफ्ते हो चुके थे। महर ने पिंक कलर की मैक्सी पहनी हुई थी, जबकि बासिम ने भी उसी रंग का 3 पीस पहना हुआ था। तीसरी टेबल पर हारिस और जैनिश बैठे हुए थे। हारिस मुसलसल जैनिश को ताड़ रहा था, जिस पर जैनिश बार बार उसे टोक रही थी। इन्हें नीचे करो, अगर अब देखा तो जान से मार दूंगी। जैनिश ने अपनी छोटी सी नाक पर गुस्सा सजाया, जिस पर हारिस हंसने लगा। वो दोनों अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत खुश थे। सर, आप मैम के थोड़ा और करीब हुए। फोटोग्राफर के कहने की देर थी जब शहराम को मौका मिला और वो अरीशा के बेहद करीब हुआ। अरीशा ने वाइट कलर की फेरी पहनी हुई थी, जिसमें वो किसी प्रिंसेस से कम न लग रही थी। साथ ही एक खूबसूरत क्राउन भी लगाया हुआ था, जबकि शहराम ने ब्लैक 3 पीस पहना हुआ था। बालों को जेल से सेट किए वो कोई हसीन शहजादा ही लग रहा था। दोनों की फ़ोटोशूट चल रही थी कि उनकी एंट्री भी कमाल की थी। मैम, अब आप सर के कंधे पर हाथ रखें। फोटोग्राफर के कहने पर अरीशा शहराम को देखने लगी, जो उसे ही देख रहा था। सोचना किस बात का। अभी वो आहिस्तगी से उसके नज़दीक आती जब शहराम ने एक झटके से उसे खुद के करीब किया, जिस पर फोटोग्राफर ने जल्दी से उनका ये पोज बना लिया। शहराम, क्या कर रहे हो? सब देख रहे हैं। अरीशा का दिल जोरों से धड़कने लगा, मगर वो तो पुरसुकून खड़ा मुस्कुरा रहा था। हाँ तो देखने दो, हमारी ही तकरीब है तो हमें ही देखेंगे ना। शहराम की बात पर अरीशा ने मुस्कुराते हुए उसके सीने पर पंच मारा, जिस पर फोटोग्राफर ने ये भी शूट कर लिया। वैसे मानना पड़ेगा, मेरी वाइफ इस दुनिया की हसीन तरीन वाइफ है, शहराम ने उसे आंख मारते हुए कहा। अब वो उसके पीछे खड़ा पोज बना रहा था। तुम भी कम नहीं हो। अरीशा ने अपना रुख उसकी तरफ किया और उसका कोट ठीक करने लगी। वाह, इस पूरी वर्ल्ड का सबसे बेस्ट कपल आ रहा है। इनफैक्ट मुझे तो मेहनत करनी ही नहीं पड़ी, आप लोगों ने खुद ही बहुत अच्छे पोज दे दिए हैं। फोटोग्राफर ने उन्हें कैमरा दिखाते हुए कहा, जिस पर वो पिक्चर्स लगी हुई थी, जिसमें अरीशा ने मुस्कुराते हुए उसके सीने पर पंच मारा था। शहराम के लबों पर एक दिल छू लेने वाली मुस्कुराहट आई, और यही लम्हा नोट करते हुए दूसरे फोटोग्राफर ने उनकी एक और पिक्चर बना ली। अरे भाई, मुझे तो बहुत तेज़ भूख लग रही है। जब वो लोग स्टेज से नीचे उतरे तो सब लोग खाने से फारिग होकर जा रहे थे, मगर नौफिल अब तक भूखा था, क्योंकि उसे अपनी टीम मेंबर्स के साथ ही डिनर करना था। अबे थोड़ा सा सब्र ही कर ले, शहराम को तो आने दे, साथ खाते हैं ना फिर। बासिम की बात पर नौफिल ने सड़ा हुआ मुंह बनाया। नौफिल ने वाइट कलर का 3 पीस सूट पहना हुआ था, जबकि हुरैन ने उस स्किन कलर की मैक्सी। अभी वो मज़ीद बोर होता, मगर तब ही उसकी नज़र सामने डीजे पर गई तो उसके दिमाग में मुख्तलिफ आइडियाज़ आने लगे। हुरैन, चलो एक डांस हो जाए। हुरैन, जो पहली बार किसी फंक्शन को दिल खोल कर इंजॉय कर रही थी, अब उसकी तरफ मुतवज्जा हुई। क्या है? क्या मतलब? यार, क्या मतलब क्या है? तुमने वादा किया था। मैंने कोई वादा नहीं किया, समझे तुम। हुरैन उसे आंखें दिखाकर खुद अपने मोबाइल में बिजी हो गई, जबकि वो बेचारा अब खुद ही अकेले उठकर डीजे की तरफ जा बैठा। भाई, कोई ऐसा सॉन्ग लगा जिस पर मैं सिंगिंग कर सकूं। नौफिल की बात पर डीजे ने बैकग्राउंड साउंड निकाला। ब्रो, ये ट्राई करें, बीस्ट है तो है लाजवाब, तेरे जलवे हजार, मेरा भी पता है मैं ना मानू कभी हार। अभी शहराम और रोहेल सब मेहमानों को रुखसत करके ही आए थे, जब एक बेसुरी सी आवाज़ पूरे हॉल में गूंजने लगी। ये तो शुक्र है अब वहाँ टीम बीस्ट के सिवा और कोई भी नहीं था। सब ने स्टेज की तरफ देखा, जहाँ नौफिल खड़ा हुआ अपनी बेसुरी आवाज़ में गाना गा रहा था। ये अल्फाज उसने हुरैन की तरफ देख कर कहे थे। तेरी मेरी दुनिया में बेहिसाब प्यार, मैं हूँ एक एंजल और डेविल मेरा यार। इस बार सभी की हंसी निकल गई, क्योंकि ये लिरिक्स लड़की के थे और वो लड़का होकर ये गा रहा था, जबकि उसका मुंह भी देखने वाला था। तेरे जैसा दुनिया में कोई भी नहीं, जिसे ढूंढती नजर लगे तू ही है वही। इस बार महर ने लिरिक्स कहे और स्टेज की तरफ बढ़ी। सब हैरान मगर खुश हो गए। परियों की रानी हूँ मैं सबसे हंसी, पर तेरे जैसा कोई मुझे तेरे बिना किक मुझे मिलती नहीं। जैनिश भी जल्दी से स्टेज की तरफ बढ़ी। अब नौफिल बीच में था, जबकि जैनिश और महरमा उसके आसपास थी। जब मैनू यार ना मिले ते मर जावा। अचानक से सारी लाइट्स ऑफ हो गई। यकीनन ये सब इन लोगों की प्लानिंग थी। हर तरफ रंग बिरंगी लाइट्स ऑन ऑफ होने लगी। एक
एक बार फिर सब फंक्शन एंजॉय कर रहे थे। महर, नौफिल और जैनिश का डांस सभी बड़ी दिलचस्पी से देख रहे थे। जो मैनू यार ना मिले जो मैनू या प्यार ना मिले ते मर जावा। अभी सब स्टेज की तरफ देखकर तालियां बजा रहे थे जब अरीशा की नज़र मुखालिफ सीट पर गई, जहां शहराम मौजूद नहीं था। अभी वो कुछ समझती ही जब उनकी तरफ से सब लोग उठकर दूर हुए। वो नासमझी से सबको देखने लगी। उसे क्या पता था ये सब उस डांस का हिस्सा है। हर शाम बेबी, तेरे ही नाम बेबी। शहराम ने उसका हाथ खींचकर उसे अपने सीने पर लगाया और इस बार की लिरिक्स वो गा रहा था अपनी दिलकश आवाज़ में। शायद वो बीस्ट ना होता तो एक मशहूर और बेहतरीन सिंगर ज़रूर होता। आ तुझे प्यार करूँ मैं सरे आम बेबी। अरीशा ने उसे आंखें दिखाई जबकि सब उनका अचानक वाला डांस देखकर सीटियां मार रहे थे। है इंतज़ाम बेबी, करे दराम बेबी। अरीशा इस ज़बरदस्ती के डांस को रोकने की कोशिश करने लगी, मगर तभी शहराम ने मज़ीद उसे खुद के करीब किया और अपने ऊपर किया। इरादे नेक मेरे, न कोई गंदा काम बेबी। अरीशा की आंखें दिखाने पर शहराम ने एक तरफा मुस्कुराहट उछाली। इश्क, प्यार और वार खुले आम करूँ। एक स्टाइल से शहराम ने उसे कमर से घेर घुमा कर गोद में उठाया, जिस पर सबके मुंह से एक साथ वाव निकल गया। मैं हूँ मुतासिब तुझसे दिल ये तेरे नाम करूँ। ये कहने की देर थी, सब उसके पास आ गए। आजा मेरी बाहों में, लेट्स मी लव यू बेबी, कहीं तू मुझसे ये ना कह दे। इस बार शहराम उसकी बड़ी बड़ी खूबसूरत आंखों में देखा जो इस वक्त चमक रही थी। फिर क्या होना था, सारी लाइट्स ऑन हो गई और सब उनके साथ ही डांस करने लग गए। यार ना मिले ते मर जावा। सब कपल्स एक साथ डांस कर रहे थे, मगर बेचारा नौफिल आज भी अकेले ही डांस कर रहा था। अब आगे। हे बेबी, कम हियर माय लव, जस्ट शट अप, दूर हटो, मुझे ड्रेस चेंज करने दो। वो कब से उसे तंग किए जा रहा था। वो बेचारी अब तक फेरी पहने हुई थी। उफ, ये अदाएं। अरीशा ने जब क्राउन हटाया और बालों को तमाम पिन से आज़ाद किया तो शहराम ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया, जिस पर वो उसे घूरी से नवाजने लगी। शर्म तो आती नहीं है ना छिछोरी हरकतें करते वक्त, ये नहीं कि कुछ हेल्प ही कर दे। अरीशा की बात पर जल्दी से बेड से उठकर उसके करीब आया, उसे ड्रेसिंग के सामने बिठाकर ज्वेलरी उतारने लगा। थैंक यू सो मच, अब हटो पीछे। ज्वेलरी उतारने के बाद शहराम ने अपने लब उसकी गर्दन पर रखे, जिस पर अरीशा जल्दी से उसे दूर करती हुई उठी। हे बेबी, कम ऑन। वो जैसे ही वार्डरोब की तरफ जाने लगी, शहराम ने एक झटके से उसे अपनी जानिब खींचा, जिससे वो उसके सीने से जा टकराई। ये क्या हरकत है? हरकत ही में तो बरकत है माय डार्लिंग। अरीशा के मीठे से गुस्से पर शहराम के लबों पर एक दिलकश मुस्कुराहट आई। हा हा हा, वेरी फनी, पुराना हो गया। वो उसे दूर ढकेल कर वार्डरोब की तरफ गई। वहां से अपने कपड़े निकाल कर वो बात जाने लगी जब शहराम ने फिर उसे रोका। कहाँ जा रही हो माय ब्यूटी क्वीन? शहराम ने लहजे में खुमारी लिए कहा, जिस पर अरीशा ने नजर झुकाई। शावर लेने। अरीशा ने फिर से उसे दूर ढकेलना चाहा, मगर शहराम की गिरफ्त मजबूत थी। मैं भी साथ चलूं क्या? एक मध्यम सी फूंक मारकर वो उसके होश उड़ा गया। कोई ज़रूरत नहीं, हटो पीछे। अरीशा उसके इरादे भांपते हुए उसे दूर धक्का देकर जल्दी से बात चली गई, जबकि वो पीछे हाथ मलता रह गया। वो रूम में साड़ी चेंज कर रही थी जब अचानक से दरवाज़ा खुला और रोहिल अंदर आ गया, जिसे अचानक से आता देखकर माही ने जल्दी से साड़ी का पल्लू लपेटकर कमर छुपाई। क्या हो गया है रोहिल? नॉक करके नहीं आ सकते? नहीं। रोहिल, जो उसके खिसकते पल्लू को देखकर पागल सा हो रहा था, माही की बात पर होश में आया। चले अब वापस जाए बाहर। क्यों? क्या इस दफ़ा नॉक करके आना है? रोहेल को अपनी तरफ बढ़ता देखकर माही की धड़कनें तेज़ होने लगी। नहीं, मेरा मतलब है कि वापस जाए, और जब तक मैं ना कहूँ अंदर नहीं आना आप। माही ने साड़ी बड़ी मुश्किल से संभाली हुई थी। अगर वो ज़रा सा भी हाथ ढीला करती तो पूरी साड़ी ने खुल जाना था। अच्छा, और अगर मैं ऐसा ना करूँ तो? रोहिल ने उसे कमर से थाम कर खुद के करीब किया। उसके वजूद में एक अजीब सी सनसनाहट दौड़ने लगी। शायद रोहिल की उंगलियों का लम्स महसूस करके ऐसा हो रहा था। आप प्लीज़ बाहर जाएं, मुझे चेंज करने दें, ये बहुत हैवी है। माही ने अपने बालों को कान के पीछे करते हुए कहा, जबकि दूसरा हाथ रोहिल के सीने पर था। अच्छा, तो मैं हेल्प कर दूं? अपनी गर्दन पर रोहेल की गर्म झुलसती सांसें महसूस करके वो आंखें बंद कर गई, क्योंकि अब हाथ साड़ी से हट चला था तो साड़ी खुलने लगी थी। रोहेल प्लीज़ बाहर जाए। नेवर। रोहेल ने
उंगलियों को उसकी कमर पर फेरना चाहा, जिस पर उसके पूरे वजूद में एक लहर दौड़ उठी थी। वो खुद को संभाल न सकी और साड़ी ढीली होती चली गई। अब उसकी कमर साफ वाज़ेह दिखाई दे रही थी। एक अलग ही सरापा था, या फिर ये रोहेल की आंखों में उसकी चाहत का असर था जो उसे मदहोश कर रहा था। माही ने आंखें मींच ली, क्योंकि अब साड़ी उसके जिस्म से जुदा हो चुकी थी। रोहेल ने उसके बालों को गर्दन से हटाया और अपने दहकते लबों को उसकी गर्दन पर रखा, जिस पर माही की एक मध्यम सी सिसकी निकली। "आर यू रेडी माई वाइफ?" रोहेल ने उसके कान में सरगोशी की, जिस पर माही के चेहरे पर हया के रंग बिखरने लगे। रोहेल ने उसे साड़ी से अलग किया और अपनी गोद में उठाए बेड की जानिब बढ़ा। माही ने तो उसके सीने में अपना चेहरा ही छुपा लिया था। रोहेल ने बहुत आहिस्तगी से उसे बेड पर लिटाया और एक ही झटके से अपनी शर्ट उतार कर साइड टेबल पर फेंकी, हाथ लैंप की तरफ बढ़ाकर कमरे में अंधेरा कर दिया और उस पर झुक गया। "रोहेल, मुझे ठंड..." "श्श रोहेल।" अभी वो मजीद कुछ कहती जब रोहेल ने उसके लबों पर अपने लब रख कर उसे चुप करा दिया। अब बस कमरे में सिर्फ उनकी सांसें महसूस हो रही थी। उसने अपने गीले बालों पर टॉवेल लपेटा और बाहर को आने के लिए दरवाज़ा खोलने लगी, मगर ये क्या, दरवाज़ा तो खुल ही नहीं रहा था। अरीशा ने 2-3 बार हैंडल घुमाया, मगर दरवाज़ा बाहर से बंद था। उफ, ये क्या हो गया? "शहराम, कहाँ है आप? देखिए, दरवाज़ा नहीं खुल रहा।" अरीशा परेशान हुई, जबकि शहराम, जो अभी अभी दूसरे रूम के बाद से शावर लेकर आया था, ड्रेसिंग के सामने खड़ा मुस्कुरा रहा था। "शहराम, आप मुझे सुन रहे हैं ना? सो तो नहीं गए?" अरीशा को अंदर घबराहट होने लगी। "सुन रहा हूँ माय वाइफ।" "शुक्र। देखे, दरवाज़ा नहीं खुल रहा, प्लीज़ कुछ करें।" खुलेगा कैसे जब दरवाज़ा बाहर से लॉक है?" इस बार वो एक तरफा मुस्कुराते हुए कहने लगा, जिस पर अरीशा नासमझी से उसकी बात पर गौर करने लगी। कि क्या मतलब बाहर से बंद है? "खोले इसे प्लीज़।" "नेवर।" वो बड़े आराम से कहता हुआ दरवाजे की तरफ आ खड़ा हुआ। "शहराम, ये क्या मजाक है? क्यों तंग कर रहे हैं? खोले इसे प्लीज़।" "ओ अच्छा, मैं तंग कर रहा हूँ? मुझे तो पता ही नहीं था। वैसे जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, कुछ ऐसा ही तंग तुमने भी मुझे किया था, यही 2-3 महीने पहले।" शहराम की बात पर अरीशा को वो सब याद आने लगा जो उसने उसके फार्म हाउस पर थी, और उससे बदला लेने के लिए उसने शहराम को अंदर बंद कर दिया था। "उफ अल्लाह, तो तब का बदला आप अब ले रहे हैं?" अरीशा ने मासूमी से कहा, जिस पर शहराम ने अपनी हंसी दबाई। "ओह, तो याद आ गया मेरी वाइफ को। चलो, ये भी बहुत अच्छी बात है।" "क्या अच्छा है? हाँ, कुछ अच्छा नहीं है। खोले दरवाज़ा जल्दी।" इस बार अरीशा ने गुस्से से कहा, क्योंकि बाहर खड़ा शख्स तो बड़े मज़े से पुरसुकून होकर बातें कर रहा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। "अच्छा चलो ठीक, लेकिन फिर मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। अगर मंजूर है तो मैं अभी खोल देता हूँ," शहराम ने शौकी अंदाज में कहा, जिस पर अरीशा ने मुठ्ठियाँ भींची। "कैसी शर्त?" "यही कि यहाँ से बाहर आकर तुम वही करोगी जो तुम्हारा हबी कहेगा।" "क्या मतलब? क्या करना होगा मुझे?" अरीशा ने जब्त किया। अगर बीच में दरवाज़ा ना होता तो शायद शहराम को तब पता चल जाता कि वो अपनी ब्यूटी को कितना तपा चुका है। "करना ये होगा कि आज रात मैं जो कहूँगा, जैसा भी कहूँगा, वो सब तुम्हें मानना पड़ेगा, और तुम मानोगी, इनकार करने का कोई चांस नहीं।" शहराम ने कुछ सोचते हुए कहा। अरीशा समझ गई उसके बेशर्मों वाले दिमाग में यकीनन कोई न कोई बेशर्म वाली बात ही चल रही होगी। "नहीं, मैं नहीं मानूंगी कुछ। ये क्या बात है? अगर तुम कहोगे पूरी रात जाग कर गुजारूँ, तो क्या मैं जाग कर गुजारूंगी? नेवर।" अरीशा भी अरीशा ही थी। "ठीक है, ना मानो फिर मैं तो चला सोने।" वो अंगड़ाई लेता हुआ वहां से जाने लगा, जिस पर अरीशा की जान निकलने लगी। "उफ, सुनो तो, प्लीज़ दरवाज़ा खोल दो प्लीज़। वाइफ की बात नहीं मानोगे?" अरीशा ने बड़ी मासूमियत से कहा, जिस पर शहराम का कह कहा निकल गया। "उफ, इतनी मासूम शक्ल कैसे बना लेती हो? अगर सामने होती तो फेस खराब कर चुका होता मैं।" उसकी बात पर वो चौंकी। उसे कैसे पता उसने कैसी शक्ल बनाई है? "क्या मतलब? तुम्हें कैसे पता? कहीं यहाँ कोई कैमरा?" उसकी जान निकलने लगी, जिस पर वो एक और बार कह कहा लगाने लगा। मैंने गेस किया था। "वेल, आइडिया बुरा नहीं माय हॉट वाइफ। शट अप, ओपन द डोर फास्ट, वरना मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा।" "हाँ तो मान लो ना मेरी बात, खोल दूंगा दरवाज़ा।" कुछ देर सोचने के बाद वो फिर से कहने लगी। "कुछ तो रहम करे शहराम, वाइफ हूँ आपकी।" "अच्छा, चलो ठीक, फिर सिर्फ 1 घंटे तक जो मैं कहूँगा तुम वो करोगी। बताओ, डन?" शहराम जो जवाब का मुंतजिर था। "अगर मैंने मान लिया तो ये पता नहीं क्या क्या।" "नहीं नहीं, मैं ऐसा वैसा कुछ भी नहीं मानूंगी।" वो खुद कलामी करने लगी। "हेई ब्यूटी, फिर क्या सोचा? अगर मैंने मना कर दिया तो सारी रात यहीं रहना पड़ेगा। लगता है तुमने पक्का इरादा कर लिया है यहीं पर रात गुजारने का। ओके, फिर ऐसा ही सही।" अभी वो बड़े मज़े से वापसी के लिए मुड़ा, जब अरीशा की आवाज़ पर रुका। "नहीं नहीं, सुनो।"
हाँ, मुझे कबूल है, अरीशा ने घबराते हुए कहा, जिस पर शहराम के लबों पर एक मखसूस मगर दिलकश मुस्कुराहट आई और उसने आगे बढ़कर बाहर से दरवाज़ा खोल दिया। वो अपनी सांसें बहाल करती हुई बाहर निकली, जब अचानक से उसके गीले वजूद से टकराई। वो शर्टलेस खड़ा हुआ था। वो सामने खड़ा उसे ही देख रहा था, जबकि अरीशा की नज़रें भी उस पर ही थी। चेहरे पर बिखरे हुए बाल, गीले बाल जिनसे पानी की बूंदें टपक रही थी, चौड़ा सीना, सिक्स पैक एब्स जिनसे साफ शफाफ पानी टपक रहा था। वो इस वक्त बेहद हसीन लग रहा था। हे वाइफ, अगर ताड़ लिया हो तो अब चले, शहराम ने आंख मारते हुए कहा। बेड की तरफ इशारा किया, जिस पर अरीशा ने जल्दी से उसके गीले जिस्म पर से नजरें हटाई और आगे बढ़ने लगी। शहराम भी उसके पीछे पीछे चल दिया। वो ड्रेसिंग के सामने खड़ी बालों को सुखा रही थी, जब वो उसे पीछे से हक करता हुआ उसकी गर्दन पर लब रखने लगा। वो एकदम चौंकी। शहराम, खामोश। वो उसे उंगली से चुप कराता हुआ अपने काम में मसरूफ हो गया, जैसे कोई बहुत ही ज़रूरी काम हो। शहराम, छोड़ो मुझे, है सो ड्राई करने दो। अरीशा को कुछ देर पहले वाला वाक़या याद आया, वो किस तरह उससे बदला ले रहा था। हे, मैंने कहा था ना, जो मैं कहूँगा वो चुपचाप मानोगी। शहराम ने आईब्रो का जाविया बनाते हुए ये अल्फाज कहे। घंटा मानूंगी तुम्हारी, हिम्मत कैसे हुई मुझसे बदला लेने की? तुम्हारी तो मैं। अरीशा ने बेड पर पड़ा कुशन उठाकर उसे दे मारा, जिसे वो कैच कर गया। फिर उसने एक और कुशन मारना चाहा, जब पहले वाले कुशन को ढाल बनाकर वो भागने लगा। इस बार वो आगे भाग रहा था और अरीशा उसके पीछे पीछे। अच्छा ना, सॉरी, नो सॉरी। वो बेड की दूसरी तरफ भागा, जबकि अरीशा दूसरी तरफ थी। अच्छा ना, माफ़ कर दो, अब नहीं करूँगा। वो बड़ी मुश्किलों से अपनी हंसी दबाए इधर से उधर भाग रहा था। नहीं करूँगी मैं माफ़, तुम रुको ज़रा। हे, हबी को मारोगी क्या अब? अरीशा ने जैसे ही कुशन से उसका निशाना बनाया, शहराम ने कुशन से अपना बचाव किया, जबकि वो तीसरा कुशन उठा चुकी थी। हाँ हाँ, बिल्कुल मारूंगी हबी को। अभी वो उसके बिल्कुल करीब आकर आ ही रही थी, मगर तब ही शहराम ने अचानक वाला हमला करके उसके हाथ से कुशन छीन कर दूर उछाला और उसे खींच कर अपनी गिरफ्त में लिया। बस बहुत हो गया हबी पर जुल्म, अब और नहीं। वो अचानक उसके सीने से आ लगी। एक बार फिर उसकी नज़रें उसके साफ शफाफ चौड़े सीने पर गई। वो उसे बाहों में भरता हुआ बेड पर लाया और अब उसे लिटाकर खुद उसके लबों पर झुक गया था। कितनी प्यारी लगती हो तुम, बकबक करते हुए। करो ना आप, कंटिन्यू प्लीज़। बहुत आहिस्तगी से उसके लबों को आज़ाद करते हुए उसने ये अल्फाज अदा किए, मगर वो तो शर्म से पानी पानी हो रही थी। उसका ये हाल देखकर शहराम के लबों पर मुस्कुराहट आई। उसने रिमोट कंट्रोल के ज़रिए सारी लाइट्स ऑफ कर दी। वो अब मुकम्मल तौर पर उस पर हावी हो चुका था और हर जगह अपने दहकते लबों का लम्स छोड़ रहा था। अब उनके बीच सिर्फ उनके जज्बात, एहसासात और चाहतें बोल रही थी। अब 3 साल बाद, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी हुरैन और नौफिल। बहुत बहुत मुबारक हो, खुश रहो, आबाद रहो। वो लोग इस वक्त वीडियो कॉल पर बासिम और महर से बात कर रहे थे। उनकी शादी को आज पूरे 2 साल हो चुके थे। हुरैन ने नौफिल की मोहब्बत को मद्देनज़र रखते हुए सबके समझाने पर अपनी ज़िद छोड़ दी थी और बहुत धूमधाम से उनकी शादी कर दी गई थी। और वो लोग शादी के 1 साल बाद हनीमून पर गए थे, जहाँ से नौफिल ने वापसी का इरादा कैंसिल कर दिया था। भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, तुम सबको याद था, लेकिन मजाल है जो शहराम ने एक बार भी कॉल करके हमें विश किया हो। नौफिल अब काफ़ी तब्दील हो गया था, मजाक थोड़ा कम करता था, लेकिन बोलता बहुत था, मगर अब काफ़ी मेच्योर हो चुका था। शायद ये सब हुरैन की सोहबत में रहकर मुमकिन हुआ था। उफ माही, देख कर प्लीज़, ये क्या कर रही हो? रोहेल, जो इस वक्त बिजनेस मीटिंग्स के सिलसिले में कॉल पर बिजी था, माही को बेड से उतरता देखकर उसकी जान निकल गई थी, जबकि माही उसकी आवाज़ पर एकदम चौंकी। उफ, डरा दिया रोहेल आपने तो मुझे। रोहेल कॉल डिस्कनेक्ट करता हुआ माही के पास भाग कर आया और उसे वापस बेड पर बिठाने लगा। अगर कुछ चाहिए था तो मुझे बता देती, क्या ज़रूरत थी बेड से उठने की? उफ रोहेल, रामेन रो रही थी, उसके लिए फीडर बनाने जा रही थी। अल्लाह पाक ने उन्हें रहमत से नवाजा था, जिसे पाकर वो दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश थे। रामेन 1 साल की हो चुकी थी। वैसे तो उसका नाक नक्श पूरा माही जैसा था, लेकिन जब उसे गुस्सा आता था तो पूरी रोहेल बन जाती थी। मगर एक और बार माही और रोहेल को खुशखबरी मिलने वाली थी। लाओ मुझे दो, मैं खुद अपनी प्रिंसेस के लिए फीडर बना देता हूँ। रोहेल की बात पर माही ने मुस्कुराते हुए फीडर उसके हाथ में दी, जिसे लेकर रोहेल किचन में जा चुका था। अरमान बाबा की जान, किधर हो आप? वो पूरे घर में उसे तलाश कर रही थी।
लेकिन वो कहीं भी नहीं था। अरीशा को डर था कहीं वो फिर से गेट से बाहर तो नहीं चला गया। और भागती हुई अपने कमरे में आई ताकि शहराम को अपने लाडले की हुई हरकत से वाकिफ कर सके। लेकिन जब सामने का मंजर देखा तो देखती ही रह गई। बाबा बस थोड़ा सा और। वो बड़े मज़े से बेड पर आंखें बंद किए उल्टा लेटा हुआ था, जबकि अरमान सामने बैठकर अपने सारे पेंटिंग्स कलर्स उसके मुंह पर ट्राई कर रहा था। जबकि जबकि मस्त जो शहराम की पीठ पर मिन्नत जो शहराम की पीठ पर बैठकर उसके बालों पर उल्टा सीधा कंघा फेर रही थी, अब जल्दी से अपनी मामा को देखने लगी। शहराम ये। वो बेयकीनी की कैफियत में चलती हुई अंदर आई, जहां शहराम तकरीबन पूरा कार्टून ही लग रहा था। क्या हुआ माय डार्लिंग? शहराम, ये सब क्या है? आपको पता है आपका लाडला किचन की दीवार पेंटिंग से खराब कर चुका है, और अब आप यहाँ बैठे मेकअप करवा रहे हैं? अरीशा ने चेहरे पर सख्त तासुरात लिए गुस्से से देखा, जिस पर अरमान ने अपना पेंटिंग ब्रश फेंका और शहराम से लिपट गया। शहराम यूं ही आराम से लेटा हुआ मिन्नत से बाल बनवा रहा था, और ये आपकी लाडली पूरे घर में कलर्स फैलाकर अब बड़े मज़े से यहाँ आकर अपने डैड के बाल बना रही है। क्या हाल किया हुआ है आप लोगों ने मेरे कमरे का? अरीशा ने एक नज़र पूरे कमरे पर मारी, जो किसी प्ले लैंड से तो कम ना लग रहा था। जबकि अपनी तरफ इशारा देखकर मिन्नत शहराम की पीठ पर चिपक गई। क्यों गुस्सा करती हो जान? बच्चे हैं, खेलने दो, शहराम ने आंख मारते हुए कहा, जिस पर अरीशा को मजीद तपी चढ़ी। इनकी शादी को 4 साल हो चुके थे। 1 साल बाद अल्लाह ने उन्हें नेमत से नवाजा था, जिसका नाम उन्होंने अरमान रखा था, जो सेम टू सेम शहराम जैसा था। जबकि उसके 1 ही साल बाद उनके घर रहमत आई थी, जिसका नाम उन्होंने मन्नत रखा था, जो अरीशा की कॉपी लगती थी, टू कॉपी लगती थी। लेकिन गए दिनों अपने बाप पर ही थे गए दोनों अपने बाप पर ही थे। हरकतें बिल्कुल शहराम जैसी ही थी। क्या मतलब बच्चे हैं? अगर बच्चे हैं तो आप तो बड़े हैं ना। शाबाश, उठे और कमरा साफ करें अभी। अरीशा का गुस्सा देखकर शहराम जल्दी से उठने लगा, जबकि अपने बाप को डरता हुआ देखकर वो दोनों शैतान भी सीधे होकर बैठ गए। जबकि अरीशा अपनी बात मुकम्मल करके वहां से जाने लगी, मगर तब ही शहराम ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा। वो अब थोड़ी ज़्यादा हसीन और गुस्से वाली भी हो गई थी, मगर शहराम बिल्कुल वैसा का वैसा ही था। अगर इसमें कुछ बदलाव आया था तो वो ये था कि वो अब गुस्सा ज़्यादा नहीं करता था। उसकी चाहत में, उसके जुनून में काफ़ी हद तक इजाफा हो गया था। लेकिन अब वो गुस्से में भी अरीशा को उफ भी नहीं कहता था। वो उसकी जुदाई से डरता था। जब उसे खुशखबरी मिली थी तो वो बेहद खुश हो गया था। अरमान के पैदा होते ही इंस्पेक्टर रिजवान ने अशफाक मलिक की वसीयत और जायदाद के तमाम फाइल शहराम तक पहुंचा दी थी। क्योंकि शहराम राजी न था, मगर सबके समझाने पर उसने ये सब कबूल कर लिया था। वक्त गुजरने के साथ साथ शहराम का प्यार बढ़ता जा रहा था। घर में तमाम नौकर होने के बाद भी वो खाना सिर्फ अपनी बीवी के हाथ का ही खाया करता था। और जब वो प्रेग्नेंट हुई थी तो दोनों दफ़ा ही शहराम ने उसका बहुत ख्याल रखा था। अक्सर तो वो कुकिंग भी कर लिया करता था। सिर्फ और सिर्फ अपनी ब्यूटी के इश्क में वो सब कुछ करने को तैयार था। अब वो तमाम ऐसे काम जिससे उसकी ज़िंदगी पर मनफी असरात मरतब हो वो छोड़ चुका था। अब उसने रोहेल, बासिम और हारिस के साथ मिलकर पाकिस्तान में भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया था, जबकि जर्मनी में तो वो था ही नंबर 1 बिजनेसमैन। अगर कभी अरीशा की तबीयत ठीक ना होती तो बच्चों को शहराम ही संभालता था। जभी तो बच्चे उससे ज़्यादा अटैच हो गए थे और फिर खूब लाड़ प्यार से उसने उन्हें अपनी तरह ज़िद्दी बना लिया था। पहले तो वो अकेला ही अपनी ब्यूटी के नाक में दम गया करता था, लेकिन अब उसकी टीम में 2 नन्हे शैतान भी शामिल हो चुके थे, और फिर तीनों मिलकर उस बेचारी को दिन भर बहुत तंग किया करते थे। और रात का हिसाब तो फिर शहराम उर्फ बीस्ट अलग से ही लिया करता था। ये क्या बदतमीज़ी है, छोड़ो मुझे। वो अब थोड़ा ज़्यादा बेशर्म हो चुका था, जिस पर अरीशा उसे बहुत टोकती थी, लेकिन उसने कौन सा मान लेनी थी। करना फिर भी वही था जो उसे ठीक लगे। नहीं, मैं तो नहीं छोड़ूंगा माय ब्यूटी क्वीन। शहराम ने उसे बेड पर लिटाया, जबकि अरमान शहराम का इशारा मिलते ही अपना पेंटिंग ब्रश तैयार करने लगा और मन्नत अपने हाथ में पकड़ा कंघा उसकी तरफ बढ़ाने लगी। नहीं, खबरदार, जो कोई उल्टी सीधी हरकत की हो तो मैं बहुत बुरा मारूंगी सबको, समझे? वो उठने की कोशिश करने लगी, लेकिन शहराम मजबूती से उसे पकड़े हुए था, जबकि उसकी लाख मज़ाहमत पर भी अरमान ने अपना पेंटिंग ब्रश उसके गालों पर मल दिया था।
आप हमारी चॉकलेट्स खा जाती है, वो बड़ी मासूमियत से कहता हुआ अपना बदला ले रहा था, जबकि उसकी बात पर शहराम का कहकहा निकला। वाकई हमेशा से उसे चॉकलेट्स बहुत पसंद थी। बच्चे होने से पहले शहराम चॉकलेट से पूरा फ्रिज भर देता था, लेकिन जब से ये दोनों बच्चे आए थे ये एक एक चॉकलेट का हिसाब लेते थे। ये शहराम, प्लीज़ रोके इन्हें। वो चीखती जा रही थी, मगर वो तीनों अपने कामों में मसरूफ़ थे, जबकि उनका कहकहा अब पूरे कमरे में गूंज रहा था। उनकी ज़िंदगी पहले से कई ज़्यादा हसीन हो चुकी थी। ख़त्म। तो ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। बहुत ही प्यारा नावल लिखा इन्होंने, बहुत ही अच्छी नावल थी। मुझे तो बहुत पसंद आई। आप लोगों को कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हाँ, अपने कॉन्टैक्ट्स में शेयर करना भी ना भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक और नए कहानी के साथ में। अगर मुझसे इस कहानी में कोई गलती हुई हो तो माफ़ कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आप लोग मेरे साथ बने रहेंगे, आगे साथ सफ़र लंबा चलता रहेगा इंशाल्लाह। अपने पसंदीदा नावल्स मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, मैं उनके राइटर्स से परमिशन लेकर पढ़ने की पूरी कोशिश करूँगी। तो मिलते हैं अगले नए नावल के साथ, तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखें, मुझे भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।